वो क्या घटनाएं थी जो आपको परेशान करती थी? एक घटनाएं जैसे गुजरात वाला सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ था, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या हुआ था वो? जब शब्दों से आप कुछ बोल रहे हो तो क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन फिजिकली अभी किसी ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, तो वो भी मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने काफी कंट्रोल कर दिया। पहले तो काफी लड़ाई झगड़ा हो जाता था मेरा। कैसे एक IAS जो लोगों का सपना होता है, जो बचपन से बच्चे के मन में बुना जाता है कि बड़े होकर के तेरे को IAS बनना है और बन गया तो जिंदगी बन जाएगी, संवर जाएगी, आप वहां पहुंच करके उसको छोड़ देते हो? मुझे उसके बाद भी बहुत कुछ करना था, अभी भी बहुत कुछ करना है। वो मैंने सोचा हुआ था कि ये करूंगा, तो मैंने अपने पापा से डिस्कस किया था कि पापा चलो ये तो मैं कर ले रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे और भी बहुत कुछ करना है जो मेरा मन है। तो मैं अगर IAS बन जाऊंगा तो फिर कैसे करूंगा? तो पापा ने मेरे कहा कि तुम पहले एक बार IAS बन जाओ, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। फरवरी 2023 में आपको जो सस्पेंशन हुआ था, योगी जी ने कराया था। आज योगी जी के साथ रिलेशनशिप कैसे है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सरकार में काम कर रहे हो। आपको जो काम है आप अपना काम डिलीवर करते हो, आगे बढ़ जाते हो। ऊपर कौन बैठा है उससे क्या फर्क पड़ता है? इन क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं आप? मैं क्रिटिसिज्म मुझे लगता ही नहीं है ये। जैसे आपने बोला ना कि मुझे फील ही नहीं होता कि ये क्रिटिसिज्म है। मुझे लगता है ये उसका पर्सपेक्टिव है, उसमें बुरा क्या है? कोई भी कुछ भी पर्सपेक्टिव रख सकता है। ये जो सोलर के बारे में आपने बताया कि 1,80,000 में 1,08,000 सरकार दे देगी, सिर्फ 72,000 खुद लगाना है और 72,000 भी बाद में वापस हो जाता है। वो थोड़ा डिटेल में समझाएंगे कैसे कैसे क्या होता है? ऐसा एक व्यक्ति नहीं कह सकते, बहुत से लोग मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। मुझे इलॉन मस्क मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, मुझे डोनाल्ड ट्रंप बहुत इंस्पायर करते हैं, मुझे मोदी जी बहुत इंस्पायर करते हैं, मुझे शाहरुख खान बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। तो अभी जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ किया, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? सही किया वो? मुझे लगता है सही किया। उनको जो करना था उन्होंने अपने हिसाब से कर लिया। सही था, कर लेना चाहिए। ये जब आपके पास पावर है, आप कुछ करना चाह रहे हो, आपको लगता है कि आपका देश का हित उसमें है, तो गलत क्या है? आपको कुछ ऐसा प्लान नहीं करना चाहिए, खत्म हो जाए जातीय व्यवस्था यार। जब तक ये व्यवस्था रहेगी तब तक कास्ट आगे जाता रहेगा, तब तक कास्ट सिस्टम चलता रहेगा। इस व्यवस्था को तोड़ने का सिर्फ एकमात्र तरीका यही है। आप पर्सनली किनको ज्यादा पसंद करती हो, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? आज हम बैठे हैं एक यंग फॉर्मर IAS ऑफिसर के साथ। ये जब तक सर्विस में रहे हमेशा सुर्खियों में रहे, न्यूज़ में रहे। इनके तरीके अलग थे, फिल्मी थे। ये फिल्मों में भी एज ए एक्टर भी इन्होंने काम किया, कई सारे गाने भी बनाए, सोशल सर्विस भी करते हैं ये। इनका टैलेंट अलग अलग चीज़ों में है। इन्होंने ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, अलग अलग काम किए हैं। तो आज हम इनके साथ इनके माइंडसेट के बारे में जानेंगे, इनके पॉलिटिकल थॉट के बारे में जानेंगे, इनके IAS करियर के बारे में जानेंगे, फिल्मों के बारे में जानेंगे, बॉलीवुड के बारे में जानेंगे। तो ज़िंदगी जो इन्होंने अलग अलग तरीके से जी है, अलग अलग फील्ड में जिया है, इनके तजुर्बे कैसे रहे, किस फील्ड में क्या क्या इनका रहा, इनका माइंडसेट क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ आज बैठे हैं फॉर्मर IAS ऑफिसर अभिषेक सिंह। सो अभिषेक सर, मुझे आपकी जर्नी बहुत इंस्पायर करती है। जर्नी इंस्पिरेशन कहने का मतलब कि आपकी जो जर्नी रही है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम UPSC, फिर एक्टिंग, सोशल सर्विसेज बहुत सारी आप करते हैं, और पता नहीं आगे कुछ पॉलिटिक्स का भी प्रोग्राम हो, वो हम बात करेंगे। तो इतनी चीज़ों में जब किसी आदमी को मैं देखता हूँ ना, जिस अपने को डाइवर्सिफाई कर रखा है, तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि ज़िंदगी की बड़ी शायद गहरी समझ ही रखता है आदमी, तभी इतनी सारी चीज़ें कर पा रहे हैं ये, और आगे पता नहीं क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो मेरा जो आपसे बात करने का एजेंडा है, मेजरली मैं आपसे मेंटालिटी, आपके माइंडसेट को आज समझना चाहूँगा। उसके बाद और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है ज़िंदगी को जीने का? कैसे आप ज़िंदगी जीते हो? मैंने बहुत पहले एक लाइन पढ़ी थी। वो लाइन ये कहती है कि लाइफ शुड बी अ लिटिल मोर देन जस्ट डेफिनेशंस। तो ज़िंदगी जो चीज़ों को आप रोज़मर्रा में डिफ़ाइन करते हो उससे कुछ ज़्यादा बड़ी होती है। और मैं जब कुछ करता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कि इसको मैं डिफ़ाइन कैसे करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर ज़िंदगी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने दिल से जीऊँ, और जो दिल में आता है वही करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि वो कर पाऊँ। तो लोगों को ज़रूर लगता होगा कि मैं शायद अलग अलग प्रोफेशंस में हूँ और अलग अलग काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं अपने जहन में एक ही ज़िंदगी जी रहा हूँ और जो मेरे मन में आ रहा है वही कर रहा हूँ। बाहर से वो अलग अलग डेफिनेशंस हैं, क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स हैं लोगों ने बनाए हुए हैं, तो सब में थोड़ा थोड़ा दखल है। बट
मेरे जहन में मुझे जो ठीक लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से तो मैं जो एक ज़िंदगी का जो पर्पज़ है, एक फुलफिलिंग ज़िंदगी जीना, ऐसी ज़िंदगी जीना जिसमें आप सेटिस्फाइड रहें और आपको ये लगे कि जो भी आपके बस में था वो आपने कर लिया, तो वही कोशिश कर रहा हूँ मैं। आमतौर पे हम देखते हैं कि जिस तरह के प्रोफेशन से आदमी जुड़ा होता है ना, उसी के भीतर और खुद को एक्सप्लोर करता चला जाता है। जैसे कोई अगर यूपीएससी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो उसी फील्ड को और एक्सप्लोर करते हुए उसी फील्ड में घुसता चला जाता है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आप फील्ड बदल लेते हो और फील्ड बदल करके बड़े मज़े से आप आगे बढ़ते चले जाते हो। मैं जानना चाह रहा हूँ इसके पीछे माइंडसेट क्या होती है? कैसे एक आईएएस जो लोगों का सपना होता है, जो बचपन से बच्चे के मन में बुना जाता है कि बड़े होकर के तेरे को आईएएस बनना है और बन गया तो ज़िंदगी बन जाएगी, सँवर जाएगी। आप वहाँ पहुँच करके उसको छोड़ देते हो। स्विचिंग कैसे होती है? देखिए आईएएस की मुझे आईएएस का मतलब नहीं पता था। मेरे फादर ने मुझे सबसे पहली बार बताया कि आईएएस क्या है और उनका ही एक तरीके से सपना था कि मैं आईएएस बनूं, जिस सपने को मैंने अपनाया। और मुझे उसके बाद भी बहुत कुछ करना था, अभी भी बहुत कुछ करना है। तो वो मैंने सोचा हुआ था कि ये करूँगा, तो मैंने अपने पापा से डिस्कस किया था कि पापा चलो ये तो मैं कर ले रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे और भी बहुत कुछ करना है जो मेरा मन है। तो मैं अगर आईएएस बन जाऊँगा तो फिर कैसे करूँगा? हुँ। तो पापा ने मेरे कहा कि तुम पहले एक बार आईएएस बन जाओ, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, तो तुम पहले सबसे पहले पहला पड़ाव तो पार करो, उसके बाद मतलब फिर पहले से देखते आपका हैं। मन नहीं था बनने का? नहीं, मन नहीं था ऐसा नहीं है, लेकिन मन में इससे ज़्यादा बहुत कुछ था अच्छा। कि और भी बहुत कुछ करना है। तो आईएएस बन करके तो ज़िंदगी फिर लिमिट हो जाएगी अगर हम पूरी ज़िंदगी हम सिर्फ आईएएस की ही नौकरी करेंगे। तो ये आपको पहले से पता था, बनने से पहले ये से कि लिमिट हो जाएगी? बनने से पहले से ही पता था। तो फिर क्यों आपको आईएएस बनना था? गए क्यों उस रास्ते में जो आपको पता था कि ये बहुत यहाँ बहुत लिमिटेशंस आ जाएँगी? सबसे पहली चीज़ तो मेरे पिताजी ने सपना देखा था कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं, और फिर जब मैंने खुद से समझा कि आईएएस की नौकरी में क्या-क्या आपको मिल सकता है, क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभा सकते हो, कितना कुछ सीख सकते हो, कितना कुछ कर सकते हो, तो वो मुझे भी एंटाइसिंग लगने लगा धीरे-धीरे कि एक्चुअली ये चीज़ करना चाहिए, एक बार करके ज़रूर देखना चाहिए कि इस प्लेटफ़ॉर्म के पीछे जो सब लोग, इतने ढेर सारे लोग अ, तैयारी करते हैं, इतने ज़्यादा लोगों की चाहत होती है बनने की, आखिर तो क्या है इसमें? तो आखिर क्या है इसमें? तो वो ज़रूर करना चाहिए एक बार। लेकिन आपके तो घर में ही आपके पिताजी भी थे इसी हुँ, फील्ड से। बिल्कुल है। जब आप खुद करते हैं ना तो उसकी सच्चाई ज़्यादा समझ में आती है। जब आपके पिताजी या आपके फैमिली मेंबर कोई रहते हैं, तो आप ज़्यादा प्रिविलेज्ड होते हैं क्योंकि आप सिर्फ़ उसका पॉज़िटिव साइड देखते हैं, उसके नेगेटिव साइड तो वो झेलते हैं, जो हुँ, रहते हैं खुद। तो जब आप बन जाते हो तो फिर आपको लगता है कि अच्छा नहीं, इसमें चलो ये सब तो बेनिफिट्स हैं, हुँ, इसके ड्रॉबैक्स क्या-क्या हैं, वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है। ओके। तो क्या बेनिफिट्स और क्या ड्रॉबैक्स देखने को मिले आपको? बेनिफिट्स है, आपको अच्छा नाम मिलता है, समाज में इज़्ज़त मिलती है, खूब मौका मिलता है काम करने का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं। ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि आप किसी और के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हो, और इवेंचुअली सरकार की जो मंशा है, उसी लिमिट में आपको काम करना है। आप जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो चाहे कुछ ऐसे भी हों जो इर्रेलेवेंट लगते हों, जो लेकिन वो हैं, लिमिटेशंस हैं जो उसके दायरे में लिमिटेशंस हैं रहना उसी है। के दायरे में रहना है। आपकी पर्सनल ज़िंदगी में आप जो भी करते हैं, उसका एक तरीके से फॉल आउट या रिपरकशन कहें, वो जिसके लिए आप काम कर रहे हो, मतलब सरकार के लिए काम कर रहे हो, तो सरकार के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आता है। हुँ, तो आपको उसी हिसाब से बिहेव करना है कि सरकार की छवि अच्छी रहे। तो आप अपनी मन मर्ज़ी से कुछ कह नहीं सकते। हुँ, आप अपनी मन मर्ज़ी से किसी से मिल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से फ़ोटोज़ नहीं डाल सकते। अपनी मर्ज़ी से फ़ोटोज़ नहीं डाल सकते। हुँ, तो उस दायरे में रहना पड़ता है। तो बस ये दायरे की वज़ह से छोड़ा? छोड़ना मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मुझे ये था कि एक समय के लिए ही करना था और उसके बाद फिर आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। हुँ, तो आप जैसे एक ट्रेन में चढ़ते हैं तो एक स्टेशन से एक स्टेशन तक का सफ़र होता है। हुँ, तो उस सफ़र को एन्जॉय करना चाहिए, हुँ, ना कि ये सोचना चाहिए कि अब ये स्टेशन निकल जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा। तो एक स्टेशन निकल चुका है, अब अगले स्टेशन का इंतज़ार है, हुँ। तो ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी।
तो जब आपको इससे बाहर निकलना था, तो घर वालों को बताने की ज़रूरत पड़ी, समझाने की ज़रूरत पड़ी, या नहीं बस बता दिया मेरा हो गया, अब मैं निकल रहा हूँ? अ, क्या है कि जब आप इतनी एक सिक्योर नौकरी में रहते हैं, तो आपसे ज़्यादा ना आपके घर वाले और रिश्तेदार और आपके जो साथी हैं वो चाहते हैं कि आप रहें वहाँ, हुँ, क्योंकि उनके लिए आप इम्पोर्टेंट हो। एक एक आप रिसोर्स हो उनके लिए। तो जैसे अगर सपोज आपका कोई दोस्त है और मान लीजिए वो प्रधानमंत्री जी के साथ में काम कर रहा है, हुँ, और वो सुबह से शाम तक काम करता है 24 घंटे, और वो आपसे किसी दिन आकर के कहे कि भाई मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, सुबह से शाम तक काम करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार ये मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। और आपने तो सब जगह बता रखा है यार ये मेरा दोस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब मर्जी आए उसके ऑफिस में चले जाते हो, उसके साथ बैठ लेते हो, जिसको मर्जी आए आप उसके ऑफिस में जाकर के चाय पिला देते हो, तो आपको लगेगा मेरा इतना अच्छा रिसोर्स चला जाएगा। हुँ, तो आप उसको कहोगे नहीं 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 भाई, तुम्हें पता नहीं तुम कितनी इंपॉर्टेंट जगह बैठे हो, तुम वहीं रहो। और ऐसे ही जितने भी उसके यार दोस्त होंगे, जितने भी लोग होंगे, सब कहेंगे नहीं 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 तुम वहीं रहो, क्योंकि उनके लिए वो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छा लग रहा है, उसकी वजह से वो एक्सेस है, हुँ, उसकी वजह से वो प्रधानमंत्री कार्यालय में जब चाहें हुँ, जा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, अपने लोगों को ले जा सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो छोड़े। हुँ, लेकिन उसको, उस व्यक्ति को क्या करना है, उसकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, वो निर्णय उसका स्वयं का है। और उसको लेने के बाद हो सकता है जो उसकी इम्पोर्टेंस है हुँ, बाकी लोगों की नज़रों में वो ख़त्म हो जाए, या उन लोगों के लिए हुँ, वो इतना रेलिवेंट ना रहे। तो ये जो निर्णय होता है ये बहुत, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है कि हाँ ठीक है, इसके बाद शायद दुनिया मुझे पूछना बंद कर देगी, शायद मेरी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी, शायद मुझे लोग जैसे देखते हैं वैसा देखना बंद कर देंगे, शायद लोग ये समझेंगे कि मैं कमज़ोर हो गया, हुँ, लोग फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, हुँ, मेरी पूछ ख़त्म हो जाएगी। तो वो अगर आत्मविश्वास है तभी आप वो निर्णय ले सकते हो। हुँ। तो आप जब आईएएस के पद से आप बाहर निकले, तो ऐसा भी नहीं था कि कोई आप फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं उस वक़्त तक। तो डर नहीं लगा कि अभी मेरे पास कोई दूसरा करियर स्टेबल है नहीं, कुछ मैंने बैकअप ऐसा बनाया नहीं है, या अगर बनाया हो तो आप बताना, मुझे नहीं पता। तो इतने बड़े करियर को, ऐसी ड्रीम जॉब को छोड़ देना, डर नहीं लगा? मैं, डर तो सबको लगता है। वो हाँ, एक ऐड आपने देखा होगा कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, हाँ, लेकिन डर के आगे जीत है। हुँ। तो मैं वही सोच करके आगे बढ़ गया, अब देखते हैं जीतते हैं कि हारते हैं। मतलब बड़े आप जिंदा दिल टाइप के आदमी हो अपनी ज़िंदगी, मुझे लगता है ना ये? इस ज़िंदगी में क्या ही हो जाएगा। आप देखो, जब आप ज़िंदगी शुरू करते हो ना तो सिर्फ़ एक चीज़ तय होती है, हुँ, और वो है मौत। वो निश्चित है, उसके अलावा कुछ भी तय नहीं होता। हुँ, आप सक्सेसफुल होगे, अनसक्सेसफुल होगे, ज़िंदगी अच्छी होगी, ख़राब होगी, आप खुश रहोगे, नहीं खुश रहोगे, कुछ भी तय नहीं है। सिर्फ़ एक चीज़ तय है जो 100% श्योर है कि आप मरोगे एक दिन, और वो सभी की ज़िंदगी में है। उसी हुँ, के बीच का जो पीरियड है, उसको कैसे जीना है, वो आपने तय करना है। आपने अपना एटीट्यूड पॉज़िटिव रखना है। हुँ, और मैं नहीं मानता कि कोई भी परिस्थिति ख़राब होती है, जो हमारा रिस्पॉन्स होता है उस परिस्थिति को लेकर के, हुँ, जो हमारी समझ होती है और हमारी जो कैपेसिटी होती है उस टाइम पे, वही डिसाइड करती है कि वो परिस्थिति अच्छी है या ख़राब है। तो मुझे लगता है कि वक्त-वक्त है। अच्छा, बुरा, ये सब लोगों के हिसाब से डेफ़िनेशन बनी हुई है, लेकिन वक्त-वक्त होता है, ना वो अच्छा होता है, ना बुरा होता है। वो आखिरी कारण, वो आखिरी फैक्टर क्या बना, जिसकी वज़ह से आपको लगा अब बस हो गया यार, अब निकलते हैं? वो आखिरी कारण कुछ तो बना होगा। कुछ तो ऐसा होगा कि लगा होगा कि अब बस। मैं बहुत दिनों से राइट मोमेंट का इंतज़ार कर रहा था कि चलो किस वक्त छोड़ा जाए। कि तो एक दिन मैं अपनी वाइफ से चर्चा कर रहा था कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस वक्त नौकरी को छोड़ा जाए, क्योंकि अब मैं ऊब रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लाइफ में और जो कुछ करना चाहता हूँ वो शायद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि समय जा रहा है लगातार। हुँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तो तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं वेट कर रहा हूँ कि शायद मैं कुछ म, अच्छा प्रॉमिसिंग मुझे आगे फिल्म इंडस्ट्री में दिख जाए, अल्टरनेट तैयार हो ऑल्टरनेट जाए। कुछ तैयार हो जाए। हुँ,
तो कहती हैं कि जब तुमने आईएएस की तैयारी करी थी तब तुम्हें पता था कि तुम आईएएस बन जाओगे? मैं कहा कि नहीं। तो बोली फिर भी तुम बन गए, तो वैसे ही तुम ये छोड़ दो। अगर तुम्हें सच में शिद्दत से वो चीज़ चाहोगे तो मिल जाएगी। अच्छा, ये आपकी वाइफ दुर्गा शक्ति नागपाल जी ने समझाया? जी। ओह! मतलब हम लोगों को ये लगता होगा कि कैसे समझाया होगा, कैसे बताया होगा, वो नहीं मान रही होंगी, फिर भी इन्होंने कन्विंस किया होगा, लेकिन यहाँ उल्टा माजरा है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का दिन था। हाँ, तो उस वक्त जब बात हुई तो फिर मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर तो राइट मोमेंट की ज़रूरत नहीं, फिर तो मैं अभी भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ, क्यों नहीं कर सकते, तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कब करना है। हुँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि फिर अभी कर देते हैं, और फिर उसी वक्त मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। क्या दिया रेजिग्नेशन, किसको दिया? रेजिग्नेशन आप पहले भारत सरकार, पहले आप अपनी सरकार को लिखते हो, उत्तर प्रदेश सरकार को, जिस भी उसमें आप कार्यरत रहते हो, जिस भी काडर में, हुँ, हुँ, हुँ। और वो फिर वो सरकार फॉरवर्ड करती है भारत सरकार को, तो फिर फाइनली राष्ट्रपति जी उसको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, अच्छा। और ये रेजिग्नेशन देने के बाद कितने टाइम में अप्रूवल आ जाता है? 2-3 महीने। 2-3 महीने लग जाते हैं? हाँ, 2-3 महीने, 4-5 महीने तो लग ही जाते हैं नॉर्मल। मेरा थोड़ा जल्दी ही हो गया। अच्छा, हम्म, तो ये सब कम्युनिकेशन लेटर पे लिख के फिज़िकली होता है या ईमेल पे चल जाता है? ईमेल अच्छा। ईमेल आप भेज दीजिए, और फिर आपसे पूछा ज़रूर जाता है कि भाई आपने ही लिखा था ना ये लेटर, हुँ। कि ऐसा तो नहीं किसी और ने लिख दिया। हुँ, 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 हुँ। तो वो ओके। आप कंफर्म करते हो एक बार, और उसके बाद फिर प्रोसेस शुरू हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है। हुँ। क्या-क्या चीज़ें, कुछ मैं आप घटनाएँ जानना चाहूँगा आपसे कि जब आप ड्यूटी पर रहे, तो वो क्या घटनाएँ थीं जो आपको परेशान करती थी? एक घटनाएँ जैसे गुजरात वाला सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ था, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या हुआ था वो? मैं समहाउ शायद ऐसा प्रोग्राम्ड हूँ कि मैं परेशान नहीं होता। हुँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि, या आज तक कोई भी ऐसा वक्त नहीं था मेरी ज़िंदगी में जिसको मैं कहूँ कि ये मेरा बुरा वक्त था। तो मुझे समहाउ, या तो शायद मैं रजिस्टर नहीं कर पाता, या मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा कभी फील नहीं होता कि कुछ मेरे साथ नेगेटिव हो रहा है या बुरा हो रहा है। घटनाएं सिर्फ घटती हैं, और लोग कहते हैं ज़रूर मुझे आकर के कि ये आपके साथ गलत हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुँ, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये सिर्फ घटना है, इससे आपको जो सीखना हो सीख लो और आगे बढ़ जाओ। तो गुजरात चुनाव में मैं गया एज ऑब्जर्वर, और वहाँ पर सब टीम मेंबर्स थे, सब लोगों ने मेरे साथ फ़ोटो खिंचाई, और फ़ोटो खिंचा करके उनमें से किसी एक व्यक्ति ने डाली कि मैं सर के साथ में हूँ। तो सर, उन्होंने बोला कि सर आप हमारी फ़ोटो अगर अपने प्रोफाइल से अपलोड कर देंगे तो हमारे सब लोग बहुत खुश होंगे। अच्छा। और वो तो लोग कौन थे? मेरे जो लोग जो मुझे वहाँ पे मिले, जो मेरे साथ में काम कर रहे थे, अच्छा, हाँ, गुजरात सरकार के अच्छा, अच्छा, जो ठीक लोग है। मेरे साथ में काम कर रहे हुँ, थे, वो लोग। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अपनी इंस्टाग्राम हैंडल पे और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स में मैंने डाला कि मैंने आज गुजरात में आकर के इलेक्शन ऑब्जर्वर अहमदाबाद में आकर के मैंने चार्ज लिया है, और वो मैंने पोस्ट कर दिया। हुँ, उस पर आपत्ति हो गई कि भाई आपने क्यों पोस्ट कर दिया, और उस पर इलेक्शन कमीशन ने उस पर एक व्यू ले लिया कि भाई दिस इज़ अ पब्लिसिटी स्टंट, हुँ। जिस पे कि अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे तो सभी लोगों ने पोस्ट किया हुआ है। मतलब इवन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी शपथ लेते हैं तो बोलते ही हैं कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गया आज। अच्छा, मतलब ये नॉर्मल है, लोग नॉर्मल है। करते हैं। हाँ, फिर आपके साथ ऑब्जेक्शन क्यों? इसका तो कोई जवाब नहीं है इस सवाल का, क्योंकि ये ऐसे लाइफ में बहुत ढेर सारी घटनाएं होती हैं जिसका आप अगर सही जवाब ढूंढने जाएंगे तो शायद मिलेगा नहीं, और फिर उस पर अपना समय भी नहीं खर्च करना चाहिए। कुछ तो रहा होगा। कोई रहा तो ज़रूर होगा कुछ ना हुँ, कुछ, लेकिन मुझे नहीं पता। तो आपने सफाई दी इसके बाद? नहीं, मैंने कोई सफाई ना मुझसे मांगी गई, हुँ, ना मैंने कभी दी सफाई। एक्शन क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं, उन्होंने मुझे हटा दिया वहाँ से हुँ, एज इलेक्शन ऑब्जर्वर। उन्होंने कहा कि आपको हम आज से ही हटा देते हैं, आप वापस चले जाइए हुँ। अपने काडर। तो मैं वापस आ गया।
अच्छा, मतलब कुछ सवाल जवाब जैसा कुछ नहीं होता, बस होना चाहिए था, हाँ, होना ज़रूर चाहिए था। एक बार जवाब मांगा जाना चाहिए था, हाँ, लेकिन मांगा नहीं गया। उसको मैं कॉन्टेस्ट कर सकता था, उस ऑर्डर को मैं कॉन्टेस्ट कर सकता था, उसके अगेंस्ट कोर्ट जा सकता था हुँ, कि मेरे अगेंस्ट एक तरफा ऑर्डर हुआ बिना मेरा पक्ष जाने, बिना मेरा पक्ष पूछे गए। वो ज़रूर कर सकता था, वो ऑप्शन था। बट हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी एनर्जी व्यर्थ की चीज़ों पे ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो कुछ और ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो प्रोडक्टिव हों। और नहीं मुझे ऐसा हो गया कि नहीं मुझे अपनी बात सबको बतानी है और इसी स्टैंड पे खड़ा रहना है, तो मैंने कोई उसको ऐसा मुद्दा भी नहीं बना लिया कि वो एक ईगो का इशू बना दूं। लेकिन क्या इससे थोड़ा ईगो हर्ट होता नहीं है? बेइज़्ज़ती वाली फीलिंग नहीं आती है? ऐसे कैसे हटा दिया मुझे? मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज़िंदगी में ना जो इज्जत और बेइज्जत है वो थोड़ा कुछ बड़ी चीज़ों पे कुछ हो तो अच्छा लगता है। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और जो बॉडी ऑफ वर्क है ना वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और बड़ा हुँ, होना चाहिए। कुछ लाइफ में ऐसा मीनिंगफुल करें, उससे इज्जत कमाएं। अब ये ऑर्डर के अगेंस्ट जा करके कोर्ट में लड़ करके इसमें फिर क्या ही इज्जत मिलेगी। तो और मुझे नहीं लगता इससे कोई बेइज्जती हुई है। चलो ये तो एक इवेंट है जो हो गया, हुँ, और अगर मैंने इतनी कम इज्जत कमाई है कि एक ऑर्डर से मेरी बेइज्जती हो जाए तो फिर मैंने इज्जत ही क्या कमाई। हुँ, तो ओके। बॉलीवुड कनेक्शन कैसे बने? ये आईएएस बनने से पहले से थे या आईएएस रहते हुए या क्या रहा वो? पहली एंट्री कैसे बनी? आईएएस बनने से पहले तो देखो मैं बहुत नॉर्मल सा एक अदना सा आदमी था, तो कोई क्या ही पूछेगा किसी को। हुँ, ये ज़रूर है कि जब आईएएस में बन गया तो मैं इम्पोर्टेंट हो गया लोगों के लिए, हुँ, और कनेक्शन तभी बनते हैं जब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जब लोगों को आपसे काम पड़ने लग जाए। लोगों को आपसे काम हुँ, लोगों को आपसे काम पड़ने लग जाए, आप जब किसी एक रेलेवेंस के हो जाएं, आप हुँ, कुछ काम करने लायक रहें, तो तभी आपकी इम्पोर्टेंस बनती है। वरना वो लोग तो पहले से ही इम्पोर्टेंट है, हुँ, आप इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए कनेक्शन नहीं बन रहा है। हुँ। तो जब मैं इम्पोर्टेंट होने लगा सरकार में तो कनेक्शन बनने लगे। पहला कनेक्शन किससे बना था बॉलीवुड में? ऐसा याद नहीं है, लेकिन सभी से हो गया। अब तो ऐसा कोई है ही नहीं जिसके साथ हुँ, ना हो बातचीत, ना हो संबंध, ना हो। और सबसे मित्रवत संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है, घरेलू संबंध है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं, चूँकि मैं दिल से कनेक्ट करता हूँ लोगों से, हुँ, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंसान रेलेवेंस का है या नहीं रेलेवेंस का है। हुँ, हुँ, तो मुझे अगर उसके साथ मज़ा आ रहा है हुँ, तो वो कितना ही इर्रेलेवेंट इंसान हो, लेकिन वो मेरे साथ रहेगा। तो मैं उसके करीब रहूँगा, वो मेरे करीब रहेगा, उसका मैं फ़ोन उठाऊँगा, उससे बात करूँगा, उसको उसके साथ वक़्त बिताने की कोशिश करूँगा। हुँ, तो मैं जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं ज़िंदगी बड़ी दिल से जीता हूँ, मैं दिमाग लगा के नहीं जीता ज़िंदगी। हुँ, तो मैं, मेरे लिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आज रेलेवेंट है या नहीं रेलेवेंट है। हुँ। आपकी एक रील मैंने देखी थी सलमान खान, शाहरुख खान शायद आपके घर पे आए हुए थे। वो क्या किस्सा था? क्यों आए थे वो लोग? वो एक प्राइवेट मोमेंट था वो, तो मुझे नहीं लगता कि पॉडकास्ट पे बोलना चाहिए। अच्छा, ओके। जी। लेकिन एक आईएएस ऑफ़िसर के घर सलमान खान, शाहरुख खान आ रहे हैं, तो ये कुछ अजीब बात नहीं है? बड़ी बात नहीं है? इस पे कुछ, चूँकि 2 और लोग इन्वॉल्व्ड हैं, मुझे नहीं लगता उस पे हमें कुछ कहना चाहिए। हुँ, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सबके साथ अ, मैं आई थिंक आई एम फॉर्च्यूनेट और सौभाग्यशाली हूँ कि इतने लोगों के साथ अ, संबंध बनाने का मौका मिला, इतने लोगों के साथ वक़्त गुज़ारने का मौका मिला, और इतने लोग प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, बड़ी बात है। देश में आईएएस ऑफ़िसर बहुत सारे होंगे, बहुत सारे हैं भी। लेकिन आपके कुछ वीडियोज़ मैंने देखे, एक वीडियो मैंने देखा था कि ये किसी पार्टी में आप हो, आमिर खान दूर खड़े हैं, वो आमिर खान आपको देख कर के वो चल के आपके पास आते हैं, आपसे हैंडशेक करते हैं। ऐसा कोई शायद वीडियो था, बहुत ये पुराना वीडियो था ये वो। देखिए, जो जितना बड़ा आदमी होता है, उसकी सबसे ख़ास बात ये होती है हुँ, कि वो अपने सामने वाले आदमी को छोटा नहीं फ़ील होने देता, और उसको इतनी इज़्ज़त देता है जो शायद उससे पहले किसी ने इज़्ज़त ना दी हो। यही बड़े लोगों की निशानी है, और यही मैं उनसे सीखता हूँ। तो ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है कि उनका दिल इतना बड़ा है कि
उन्होंने उस फंक्शन में जहाँ हम्म, उनकी बेटी की शादी थी, हम्म। उसमें भी वो मेरे अच्छा, वो उनकी छोड़ बेटी की करके, शादी हाँ थी वो, हाँ, अच्छा। और वो मेरे पास आए खुद चल करके, तो ये उनका बड़प्पन है और इसका मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन हर किसी के लिए मतलब अगर आईएएस ऑफिसर भी हों, अब वो लोग अपने आप को कुछ और ही लेवल पे समझते होंगे, क्या सामने से चल करके वॉक करके सामने जाना और हैंडशेक खुद करना, एक होता है कि मिल गए, टकरा गए, हैंडशेक कर लिया, लेकिन एक है कि सामने दूर देखा और वहां चल के जाना, अरे। अ, तो मतलब मुझे लगता है कि अभिषेक सिंह के पास कुछ तो अलग है जो शायद आम जनता को नहीं पता होता है। सेलिब्रिटीज भी चल के आते हैं, क्या है वो अलग चीज? अ, जिंदगी में मुझे लगता है कि 3 मेन मकसद होते हैं लोगों के कुछ भी करने का। हम्म, पहला शायद लालच होता है, दूसरा डर होता है, और तीसरा होता है प्यार। लालच और डर जो होता है वो तभी तक रहता है जब तक लालच देने वाला आदमी लालच देने के काबिल है और डराने वाला आदमी डराने के काबिल है। लेकिन जो तीसरे संबंध बनते हैं प्यार वाले, वो जो एक फकीर भी है ना, उससे भी आपको प्यार हो सकता है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है शायद मैं वैसा ही फकीर हूँ कि मुझसे लोगों को प्यार हो जाता है, क्योंकि मेरे पास देने को तो ऐसा कुछ है नहीं। आज तो मेरे पास नौकरी भी नहीं है, और वो जो वीडियो है वो भी तब का है जब मेरे पास नौकरी नहीं थी। अच्छा, उस वक्त नहीं थी। हम्म। और जो आप बाकी जो लोगों की बात कर रहे हैं वो भी तब का है जब मेरे पास नौकरी नहीं थी। तो ऐसा नहीं कि नौकरी के वक्त आए थे वो लोग। नहीं, कुछ तो वजह होगी, मुझे क्यूरियोसिटी अंदर जानने की, कुछ तो वजह होगी। सिर्फ प्यार है, सिर्फ इज्जत, सम्मान, प्यार, एक एक जो आप संबंध बनाते हैं दिल से हम्म। किसी से। अभी आपने शुरुआत में कहा कि कुछ तो मतलब हो, आप कुछ रेलेवेंस हो उनके लिए रखते हो, तब जाके सामने वाला भी आपसे कनेक्शन बनाता है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक तो बात है। ऐसा कुछ ये बात आपके और बट उनके बीच भी लागू होती है? नहीं, ये संबंध उस वजह से नहीं है। अच्छा। ये संबंध उस वजह से नहीं है, वरना शायद आज तो मेरा कोई रेलेवेंस ही नहीं है। आज तो मैं सिस्टम में कहीं भी दूर दूर तक हूँ ही नहीं। मैं तो सिस्टम से ही बाहर हूँ, मैं सिस्टम का पार्ट ही नहीं हूँ। लेकिन सिस्टम की पावर आपके पास तो है अभी भी। वो तो परसीव्ड पावर है। तो जब जब लोग प्यार मोहब्बत करते हैं कि भाई इतना सम्मान देते हैं हम्म। कि अगर मैं कुछ कह दूं, अगर मेरी बात का आदर कर लें, तो बस वही पावर है। इन दिनों आप क्या क्या करते हैं? एक्टिंग में 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेरे, हम्म। वो कर रहे हैं हम। मैंने एक रियल एस्टेट की कंपनी शुरू की है, ओके। तो रियल एस्टेट के कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और एक कंपनी मैंने रिन्यूएबल सेक्टर में शुरू करी है, जिसमें जौनपुर से ही हमने शुरुआत की है, और उसमें अभी हम सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, और सोलर में कुछ हम करना चाह रहे हैं आगे। ओके, तो मतलब पूरी तरीके से बिजनेस। बिजनेस। ओके। घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, ये भी मेरा सवाल था आपसे कि आपको जब भी मैंने देखा है आप लग्जरीज में रहे हैं, चाहे कपड़े हो या गाड़ी हो या पार्टीज हो या सेलिब्रिटीज़ को अपने इवेंट्स में बुलवाना हो, हर तरह आपके इर्द गिर्द सब कुछ लग्जरी दिखता है। तो मैं सोच रहा था क्या एक आईएएस ऑफिसर के पास इतना पैसा होता है कि इतनी लग्जरीज वो एंजॉय कर पाए? अगर होता तो फिर मैं नौकरी नहीं छोड़ता। लेकिन आपने तो तब कर लिया जब आप थे, और छोड़े हुए बहुत समय आपको नहीं हो गया। हम्म। तो सवाल बनता है कि कहाँ से आते हैं इतने, मतलब सोर्सेस क्या बनते हैं? पैसे तो आए ही नहीं, पैसे तो शायद अब आए। हम्म। और अगर सब कुछ सक्सेसफुल हो जाता है तो। हम्म। और मेरी चाहत है, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं कुछ अच्छा सेटअप करूँ जहाँ मैं वैल्यू क्रिएट कर सकूँ, हम्म। पैसे कमा सकूँ, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकूँ। तो ये तो हमेशा से ही मैंने सोचा हुआ था। हम्म। तो देखिए आने वाले दिनों में शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो आने वाले दिनों का प्लान क्या है? बिजनेस ही एक्सपैंड करना है या फिर कुछ और? बिजनेस भी करेंगे, फिल्म्स भी करेंगे, सोशल वर्क जो मेरा चल रहा है वो चलता ही रहेगा, वो भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब तो फ्री हो गए हैं हम काफ़ी। ठीक है। आपके बारे में चलो खैर ये तो मैंने पूछ लिया आपसे।
पॉलिटिक्स में आने का कोई प्लान है आपका? क्योंकि आपको अक्सर मैं देखता हूँ कि जौनपुर में हो, बड़े-बड़े इवेंट्स हो, जैसे सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट करते हैं आप, आपके बड़े-बड़े होर्डिंग्स भी लगते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के लगता है कि कहीं न कहीं आने वाले समय में पॉलिटिक्स में आने का कोई प्लान हो, ऐसा है? पॉलिटिक्स में आने का मैंने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स एक अच्छी पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह के काम मैं करना चाहता हूँ, तो उसको करने के लिए अगर मुझे लगता है कि एक्चुअली मुझे सिस्टम के पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आना पड़ेगा। किस तरह के काम करना चाहते हैं? जैसे अगर आप देखेंगे तो जो मैंने इतने दिनों में महसूस किया है कि सरकार की जो मंशा होती है, चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, जेन्युइनली वो फील्ड पे काम कराना चाहती है। वो चाहती है कि जो स्कीम जिसके लिए बनी है उसको उसका बेनिफिट मिले। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर स्कीम्स का बेनिफिट लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हुँ, उसका कारण ये है कि जो गवर्नमेंट के काम कराने का तरीका है वो ठीक नहीं है। उसमें बहुत ढेर सारे लीकेजेस हैं, उसमें इनएफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के पास तक सही कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है। हुँ, उसको करने के लिए आपको एक डेडिकेटेड वर्कफोर्स तैयार करनी पड़ेगी, विच शुड ऑल्सो बी आउटसाइड द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के नियम कानून से बंधे हुए ना हो, जो ऐसे लोगों जो मिशन ड्रिवन हो, ऐसे लोगों को खोज करके उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको तैयार करना पड़ेगा। वो करने के लिए वो लोग आपके साथ क्यों आएंगे अगर आपके पास कुछ नहीं होगा? तो अगर ज़रूरत पड़ी ऐसे लोगों को तैयार करने की, जो मैं खुद से ही कोशिश कर रहा हूँ लगातार, कि कुछ लोगों को ऐसा खड़ा कर सकूँ जो इस मिशन के साथ करें कि भाई मुझे कुछ वैल्यू क्रिएट करके देना है। भले ही वो पेड हों, वो अनपेड एम्प्लॉय हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिलीवरी जो है वो मिशन की होनी चाहिए कि भाई हम ये करना चाहते हैं, पर्पस वो होना चाहिए। वो अगर उसको करने के लिए, अचीव करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर पॉलिटिक्स में आएंगे। तो आपने कहा गवर्नमेंट की जो स्कीमें होती हैं वो सही तरीके से लोगों तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसी कौन-सी स्कीमें हैं? कुछ एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आप समझाना चाहेंगे? सारी, जैसे अगर अगर आप अभी देखें तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, जो हुँ, इतनी अच्छी योजना है कि आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति को कम से कम 1,08,000 रुपए उत्तर प्रदेश में सरकार दे रही है। हर व्यक्ति को 1,08,000 क्यों दे रही है? सब्सिडी दे रही है सोलर पैनल लगाने के लिए। ओके, तो अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं, 1,80,000 रुपये का सोलर पैनल लगता है, जिसमें से 1,08,000 रुपये सरकार दे देती है। 72,000 रुपये आपको अपने जेब से लगाने पड़ते हैं। ओके। उस 72,000 रुपये को भी अगर आपका सपोज 3 से 4,000 रुपये बिल है, तो आप 2 से 3 साल में वो पैसा पूरा रिकवर हो जाएगा। हुँ, उसके बावजूद लोग नहीं लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं हो पा रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कोई समझाने वाला ऐसा है नहीं। ओके। जो अगर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, तो भी लोगों तक बात नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि एक-एक आदमी तक बात पहुंचाना, हुँ, आप कौन सा कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश करेंगे जो एक-एक व्यक्ति तक बात पहुंचेगी? जो सरकारी जो सिस्टम्स हैं, वो सरकारी सिस्टम एक तरीके से ही काम करते हैं। हुँ, वो सिर्फ टास्क देखते हैं, वो उस जिम्मेदारी को नहीं महसूस कर पाते। हुँ। तो आपको क्या लगता है मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए जो इस स्कीम का फ़ायदा स्कीम के बारे में लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे? एक पैरेलल एक एक हमें स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा लोगों को बताने के लिए। एक ऐसी वर्कफोर्स खड़ी करनी पड़ेगी जो जा कर के बताए, हुँ, लोगों को समझाए, और वो मिशन ड्रिवन हो, उसमें एनजीओज़ हों, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग हों, उन लोगों को मोटिवेट करके ऐसा प्लेटफॉर्म दे करके इस तरीके की जिम्मेदारियां देनी पड़ेंगी, और उनको दिशा दिखानी पड़ेगी, जिसमें बहुत ज़्यादा रोल सरकार का है हुँ, कि वो उनको उस तरीके से उधर उनके उनके पास तक ले जा करके पहुंचाए। लेकिन और ऐसे बहुत ढेर सारी योजनाएं आप देखो, अगर रोज़गार के लिए अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चल रही है, सीएम युवा उद्यमी योजना चल रही है। हुँ, उसमें लोगों को ऋण तो मिल जाता है, उसमें 10-10 लाख रुपए का ऋण मिलता है रोज़गार के लिए बेरोज़गार लोगों को। हुँ, लेकिन क्या करना है युवाओं को कोई बताने वाला नहीं है कि चलो पैसे तो आ गए, हमने पैसे तो ले लिए, लेकिन मैं कौन सा बिज़नेस करूं? हुँ, क्या बिज़नेस करूंगा जिससे मैं ये ऋण चुका सकूंगा? क्या हुँ। बिज़नेस करूंगा जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा और मैं पैसे भी दे दूं, अपना रोज़गार भी खड़ा कर लूं? वो नहीं पता है।
तो अगर अवेयरनेस की है, तो अवेयरनेस तो बिना पॉलिटिक्स ज्वाइन कराए भी कराया जा सकता है। वो तो कर ही रहा हूँ मैं। आप सोशल मीडिया पर ऑलरेडी इतने फेमस हैं, 5 मिलियन से ज़्यादा आपके फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, तो अवेयरनेस तो वैसे भी कराया जा सकता है, इसके लिए पॉलिटिक्स क्यों? नहीं, इसके लिए नहीं, अवेयरनेस तो मैं कर ही रहा हूँ, हम्म, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन अगर आप चाहते हैं कि भाई आप सोसाइटी को एक तरीके से आप ग्रो कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर हों हम्म, तो शायद सोसाइटी बेटर तरीके से डेवलप हो। अगर आप वैसा चाहते हैं और वैसा अगर नहीं हो पा रहा है और आपको लगता है कि एक कोई और तरीका है हम्म, जिससे हो जाए, तो ये जो सोलर के बारे में आपने बताया कि 1,80,000 में 1,08,000 सरकार दे देगी, सिर्फ 72,000 खुद लगाना है, और 72,000 भी बाद में वापस हो जाता है। वो थोड़ा डिटेल में समझाएंगे कैसे कैसे क्या होता है, क्या क्राइटेरिया होता है लोगों को ये इसमें एलिजिबल होने के लिए? ये सभी लोग एलिजिबल हैं, हम्म, जितने भी लोगों के यहाँ बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है रेजिडेंशियल, हम्म, वो सभी लोग एलिजिबल हैं इसमें। आपका बिजली का बिल जितना भी, अगर आपका 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो आपको 1 किलोवाट का सोलर पैनल सरकार देती है। 60,000 रुपये में आपके यहाँ कोई भी पैनल लगा देगा, जिसमें 45,000 रुपये सरकार दे देगी। सिर्फ ओके, 15,000 रुपये आपको अपनी जेब से देने हैं। हम्म, 2 किलोवाट का है तो उसमें 90,000 सरकार दे देगी, 1,20,000 रुपये का पैनल लगेगा, 90,000 सरकार दे देगी, 30,000 रुपये आपको अपनी जेब से देने हैं। ठीक है, और अगर 3 किलोवाट का लगाएंगे तो 1,80,000 रुपये का पैनल लगेगा, जिसमें 1,08,000 रुपये सरकार दे देगी और 72,000 रुपये सिर्फ अपनी जेब से लगाने हैं। वो 72,000 रुपये का भी लोन हो जाता है, वो 72,000 का भी पूरा लोन हो जाएगा, और आपको मासिक किश्त सिर्फ 850 रुपये के आसपास की पड़ेगी, जिसमें आप जो आपका बिजली का बिल है वो ज़ीरो हो जाएगा, और ये जो 850 रुपये हैं ये आप सिर्फ यही दे रहे होंगे, और धीरे धीरे पूरा ये 10 साल के लिए लोन हो जाएगा, और आपका बिजली का बिल तो उसी पहले दिन से ज़ीरो। वो लोन कराने भी क्या सरकार हेल्प करती है? लोन भी सरकार करा करके देती है। वो कितने % पे होता है? 6 से 7% उसका इंटरेस्ट रेट है। बस बस, मतलब होम लोन के बराबर? हाँ। फिर भी क्यों नहीं लगाते लोग? अब यही तो आप देखो ना, यही तो कारण है कि चूंकि लोगों को पता नहीं है, जागरूकता नहीं है, समझ नहीं है। क्या किसी तरीके से कोई नुकसान हो सकता है उनको? कोई भी नुकसान नहीं है, फाइनेंशियल लॉस किसी तरह का? कुछ सिर्फ हाँ एक चीज़ है कि जिसका बिजली का बिल ही नहीं आ रहा है, कुछ लोगों ने अगर अनऑथराइज कनेक्शन ले रखा है तो उनको तो फिर लॉस हो जाएगा, क्योंकि उनको लगता है आज तक तो उनका 1 रुपये भी नहीं आया, अब वो 850 रुपये मासिक किश्त तो देनी पड़ेगी अगर ये लगाएंगे तो सिर्फ वही लोग लॉस में, बाकी अदरवाइज जिसके घर बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है, जो ऑथराइज्ड तरीके से अपना बिजली का बिल भर रहे हैं, उनके लिए तो सबसे फायदे की बात है ये। लेकिन आज के समय में भी क्या अनऑथराइज बिजली का कनेक्शन बचा है? बहुत है। किस तरह के इलाके में? शहरी में तो नहीं होगा। जौनपुर में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये कैसे हो जाता है और ये सरकार की नज़र में क्यों नहीं आ पाते? हैं सरकार की नज़र में, बट सरकार की प्रायोरिटी नहीं है। सर, आप किसी की भी यहाँ जा करके अगर आप उसका बिजली का कनेक्शन अनऑथराइज तरीके से चल रहा है और उसके यहाँ आप अगले दिन से बिजली का बिल आना शुरू हो जाएगा, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे तो आपके तो अगेंस्ट हो जाएगा ना वो। ओह, अनऑथराइज बिजली का कनेक्शन मतलब सरकार की नज़र में वो कनेक्शन है ही नहीं, तो कहाँ से लेते हैं कनेक्शन? ऊपर तार जा रहा है, ऊपर से कटिया लगा दी। अच्छा, वो जो लग्गी फसाना हम लोग गांव में कहते हैं वैसा? हम्म। ओह, तो लेकिन उसकी एक सीमा होती होगी ना, या हाँ, कितना ही बिल्कुल। बिजली ले लें? नहीं, वो तो आप बहुत ज़्यादा बिजली लेने लगेंगे तो फिर तो नज़र में आ ही जाएगा। अच्छा, ओके। तो सोलर पैनल का वैसे नुकसान कुछ नहीं है, हर तरीके से फ़ायदा ही फ़ायदा है। हर तरीके से, इनफैक्ट आप अगर देखें तो सोलर सिस्टम का 99% मास सिर्फ सूरज है, बाकी पॉइंट एक्चुअली 0.8% में हमारे सारे प्लैनेट्स हैं, तो 99.2% तो सिर्फ सूरज है पूरे प्लैनेट में। 99 पूरे सोलर सिस्टम में। हाँ, एक सन हो गया, और पहले 9 प्लैनेट्स होते थे, प्लूटो ने प्लैनेट का अपना स्टेटस खो दिया तो अब 8 प्लैनेट्स बच गए हमारे। तो सबसे ज़्यादा जो मास है वो सन ने कवर किया हुआ है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का जो सोर्स है, और वही एनर्जी का सोर्स है पूरे सोलर सिस्टम का, तो उस एनर्जी को अगर हम नहीं हार्नेस कर रहे हैं और हम यहाँ पे कोई एनर्जी बना रहे हैं तो उसके कोई मायने नहीं है।
ओके। तो इट इज़ लाइक कि आप जैसे एंटार्क्टिका में हैं और आपने वहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर लगा दिया हम्म, और वहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी आइस बना रहे हैं, हम्म, जहाँ हर जगह आइस ही आइस है। तो आप कोई और एनर्जी सोर्स को अगर यूज़ कर रहे हो हम्म, तो एक्चुअली आप अ, जिसको कहें कि एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर रहे हो। हम्म, आप शायद जो चीज़ें आपको मिली हुई हैं उसका ठीक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ओके। अच्छा, जिस इलाके में बिजली नहीं है अभी, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ सोलर का फ़ायदा नहीं मिल सकता। बिल्कुल बिजली का फ़ायदा, कनेक्शन होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की स्कीम का लाभ लेने के लिए मैंने बताया। अच्छा, अगर आपको वैसे सोलर कनेक्शन लगाना है तो चाहे आपके यहाँ बिजली का कनेक्शन हो चाहे ना हो, सब्सिडी नहीं मिलेगी लेकिन। सब्सिडी नहीं मिलेगी, बस ओह! सब्सिडी नहीं मिलेगी। ठीक है। और बहुत समय तक जैसे सूरज उगता ही नहीं है, ठंड के समय में, सूरज उगा ही नहीं, हुँ, बरसात के दिनों में, उस टाइम पे क्या होगा फिर? तो वो चार्ज तो इसीलिए हो नहीं पाएगा सोलर पैनल? हाँ, उस टाइम पे नहीं होगा, हुँ, लेकिन इसीलिए नेट मीटरिंग की व्यवस्था की हुई है इन्होंने। तो नेट मीटरिंग की जो सरकार ने व्यवस्था की है उसमें पूरे 1 साल में आपने जो बिजली बनाई है, हुँ, उसके बेसिस पे आप साल के अंत में आपके ऊपर या तो चार्ज आएगा या नहीं आएगा। तो जैसे आपने सपोज़ गर्मियों में हुँ। आपने ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करी है, तो वो बिजली क्रेडिट होती चली जाएगी। तो उसके लिए आप क्षमता भी तो ज़्यादा चाहिए, आप क्या बड़ा काम वाला करोगे? सोलर पैनल होना चाहिए। आप जितनी आपकी क्षमता, जितना आप यूज़ कर रहे हैं, जितना बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हुँ, उससे आइडियली थोड़ा-सा ज़्यादा किलोवाट का आपको बिजली सोलर पैनल लगाना चाहिए। ताकि ओके। अगर आप हमेशा ज़ीरो बिल चाहते हैं तो, हुँ, अगर आप हमेशा चाहते हैं कि नेट मेरा ज़ीरो बिल रहे, मुझे अपनी जेब से कुछ ना देना पड़े हुँ, बिजली के बिल में, तो आपको थोड़ी-सी ज़्यादा क्षमता का लगवाना चाहिए और यही सही समय है, क्योंकि एक बार ये स्कीम ख़त्म हो गई हुँ, और सरकार ने सब्सिडी देनी बंद कर दी, क्योंकि आज नहीं तो कल ये सब्सिडी बंद होगी। हुँ। जब लोगों को समझ आ जाएगा ये सब्सिडी इसलिए दी जा रही है ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए और लोग इस दिशा में बढ़ें। एक ओके। बार जब इस स्कीम का लाभ लोग लेना शुरू कर देंगे और जब ज़्यादा सोलर पैनल्स लग जाएंगे, हुँ, तो फिर ये स्कीम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो जब ये ख़त्म हो जाएगी उससे पहले लगवा लें, उसी में लाभ है। ओके। अच्छा, आपने सोशल वर्क बहुत सारे मैं देखिए किए हैं, जैसे अयोध्या के लिए फ्री बस सर्विसेज़ चलवाई आपने, आयुष्मान वे वंदना कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कराया, जौनपुर सेवा स्टार कैंपेन, बहुत सारे जेन्युइन सोशल वर्क आपने कराए हैं। तो 2 सवाल हैं, ये सोशल वर्क कराने का एजेंडा क्या है? और ये सोशल वर्क के लिए फिर पैसे कहाँ से आते हैं? कोई भी, जैसे आपने कहा कि सोशल वर्क, तो जो सोशल वर्क है उसमें सोसाइटी इन्वॉल्व है, हुँ, तो उसमें बहुत ढेर सारे लोग जुड़ते हैं जो अच्छा, अपना फंडिंग करने अपना के लिए। हाँ, हुँ, जो अपन जिनको जिनको अच्छा लगता है कि भाई हम कुछ करना चाहते हैं। हुँ, तो और दूसरा आपने जो पूछा कि पर्पस क्या है, हुँ, सो पर्पस है इसका कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जो जितना मेरा सामर्थ्य है। तो जितना मेरा अभी का सामर्थ्य है, जो मुझे लगता है कि जो सही कॉज है उस पे मैं कोशिश करता हूँ कंट्रीब्यूट करूँ। और ये तो जौनपुर के सोशल वर्क है हुँ, जो आपने ये बताया। दिल्ली में जब कोविड चल रहा था तो उस टाइम पे मैं यहाँ डिप्टी कमिश्नर था, तो उस टाइम पे मैंने अपार्ट फ्रॉम जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैंने अलग से भी सोशल वर्क कराया। हुँ, मैंने दिल्ली में एक स्कूल गोद लिया हुआ था जिसमें मैंने बहुत काम मैं कराता रहता हूँ। दिल्ली में यूनाइटेड बाय ब्लड करके हमने एक प्लेटफॉर्म हुँ, शुरू किया, हुँ, जिसमें हमने सबसे पहले वैक्सीनेशन शुरू किया था, फ्री प्लाज्मा डोनेशन, फ्री वैक्सीनेशन कराया यहाँ पे, हुँ, लाखों लोगों को फ्री वैक्सीनेशन कराया, फ्री ऑक्सीजन डिलीवरी। उसके बाद फिर एक हमने नो शेम मूवमेंट शुरू किया हुँ, लड़कियों के लिए, कि अगर कोई भी आपकी तस्वीर बिना आपकी मर्ज़ी के साझा कर देता है तो उसके ऊपर लीगल हेल्प लोगों को नहीं मिल पाती। तो हुँ, मैंने ये किया। जब मैंने जौनपुर में ये किया तो लोगों ने इसको पॉलिटिक्स से जोड़ दिया कि भाई ये जौनपुर से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं इसलिए जौनपुर में कर रहे हैं। हुँ, जबकि जब मैंने दिल्ली में किया तो किसी ने नहीं कहा कि ये दिल्ली से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं इसलिए दिल्ली में कर रहे हैं। तो हुँ। जो जिस चीज़ को जिस नज़र से देखना चाहता है वो वैसा ही देखता है। इन क्रिटिसिज़्म को कैसे लेते हैं आप? मैं क्रिटिसिज्म मुझे लगता ही नहीं है ये। जैसे आपने बोला ना कि मुझे मुझे फील ही नहीं होता कि ये क्रिटिसिज्म है। मुझे लगता है ये उसका पर्सपेक्टिव है। उसमें बुरा क्या है? कोई भी कुछ भी पर्सपेक्टिव रख सकता है। इसमें बुराई कोई नहीं है। जब तक आपको आकर के कोई फिज़िकली हार्म नहीं कर दे रहा है। आप हुँ, अगर इतने कमज़ोर हैं कि किसी के शब्द से आप आहत हो जा रहे हैं, हुँ। तो फिर आपने अपने आप को मज़बूत ही क्या बनाया है? तो ऐसा है तो कोई कुछ बोल ले आपको, आपको गुस्सा ही नहीं आएगा फिर? नहीं। नहीं आता? हाँ,
कोई भी कुछ भी बोल ले। हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? भाई अगर मैं इतना कमज़ोर हूँ कि किसी ने गाली मुझे दे दी और मेरा ब्लड प्रेशर यहाँ बढ़ गया, तो फिर मुझे अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए, ना कि उसका मुँह। अब मैं उसका मुँह बंद करने जाऊँ या अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करूँ, आप बताओ? प्रैक्टिकल है ये? ऐसे ही जीते आप? मैं तो ऐसे ही जीता हूँ। ये कमाल है। तो फिर किस बात का गुस्सा आता है? आता भी है कि नहीं? नहीं, गुस्सा आता है मुझे जब कोई फिज़िकली कुछ किसी को कर देता है, तो मुझे आ जाता है। जब शब्दों से आप कोई कुछ बोल रहे हो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिज़िकली कभी किसी ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, तो वो भी मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तो मैंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया, पहले तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो जाता था मेरा। जैसे नाना पाटेकर पर आपने कहा था। वो क्यों हुआ था? वो क्या था वो? नहीं, वो एक लड़के को उन्होंने मार दिया, उसके बाद फिर वो लड़का मेरे पास आया था कि भाई आप मेरी मदद करिए। लेकिन उन्होंने कहा भी था कि वो फिल्म की शूटिंग के दौरान मारा था, मतलब शूटिंग का पार्ट था वो। नहीं, शूटिंग का पार्ट नहीं था वो, तो मुझे तो क्या ही लेना देना। हाँ। मेरा तो ना नाना पाटेकर जी से लेना देना था, ना मेरा उससे लेना देना था। जब उसने मेरे पास आया, कुछ लोग उसको लेकर के आए कि भाई इनके साथ इनजस्टिस हुआ है और इनके खिलाफ ऐसा होना चाहिए, तब मैंने उस बात पे कहा। फिर उसके बाद उस लड़के ने कहा कि सर मुझे नहीं करना है, मुझे वहाँ से काफ़ी फ़ोन वोन आ गए और उन्होंने कुछ अपना सेटल कर दिया उसको उससे बातचीत करके। अच्छा। तो फिर मैंने भी उस मुद्दे को छोड़ दिया। मेरा उससे ज़्यादा कोई पर्पस तो था नहीं उसको आगे लेके जाने का। सेटल किया मतलब पैसे वैसे दिए होंगे? अब वो उन दोनों के बीच की बात है, अब हमें क्या लेना देना। मारने की बातें, वजह क्या थी? थप्पड़ मारने की? उनको गुस्सा आ गया। अच्छा, और गुस्से की वजह? वो उनको शायद पकड़ करके सेल्फी ले रहा था, या बिना बताए उनसे सेल्फी ले रहा था, कुछ ऐसा कर रहा था वो। उसी बात में मारा था उन्होंने। अच्छा, बिना बताए सेल्फी ले रहा था, इस वजह से थप्पड़ मार दिया? हाँ, तो बार-बार शायद सामने आकर के ले रहा था या कैसे कर रहा था, वो उसमें वीडियो में भी था। लेकिन नाना पाटेकर की पॉलिटिकल इमेज, सोशल इमेज तो बहुत अच्छी है, मतलब लोगों के लिए वो काम करते हैं, ऐसी वाली इमेज है उनकी। नहीं, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि वो इंसान बुरे हैं। हाँ। किसी भी इंसान को गुस्सा आ सकता है, मुझे ही गुस्सा आ जाता है, तो फिर तो बहुत किसी भी इंसान को गुस्सा आ सकता है। और गुस्से में हर इंसान इलॉजिकल चीज़ें करता है जो शायद शांत मन से ना करे, वरना तो फिर गुस्सा और नहीं गुस्से का फिर फ़र्क ही ख़त्म हो जाएगा। गुस्सा इसीलिए तो कहा जाता है कि बुरा है, क्योंकि वो आपसे वो करा देता है जो आप अगर गुस्से में नहीं होते तो नहीं करते। अच्छा, फरवरी 2023 में आपका जो सस्पेंशन हुआ था, योगी जी ने कराया था। आज योगी जी के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं? मेरे सभी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं शायद इकलौता ऐसा व्यक्ति हूँ इस दुनिया में जिसका कोई दुश्मन ही नहीं है। नहीं, जो समाज के लिए काम करता है उसके दुश्मन तो खड़े होते हैं। पता नहीं, मैं तो किसी को दुश्मन नहीं मानता। अब लोग मुझे अपना दुश्मन मानते हो तो मुझे नहीं पता। हाँ, ये होता है कि लोग मान लेते हैं। लेकिन मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अब लोगों के मन में मैं झांक करके नहीं देख सकता, अपने मन में तो देख सकता हूँ। मुलाकात हुई है उस 2023 के बाद योगी जी से? नहीं। कभी नहीं? कोई बातचीत किसी तरीके से? आप जब दिल्ली में थे तो 5 साल दिल्ली में आप थे, 2015 से 2020 तक। उसके बाद आप यूपी गए थे। तो यूपी की बीजेपी गवर्नमेंट को ये कैसा लगा था? मतलब आप आम आदमी पार्टी सरकार के साथ काम करके आए हो, फिर यूपी में आए हो। मतलब आपके लिए तजुर्बा ये कैसा था? आम आदमी पार्टी की सरकार, फिर यूपी गवर्नमेंट बीजेपी। सरकार होती हैं। एक आपने देखा होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत अच्छा वक्तव्य था। उन्होंने कहा कि सरकारें सरकारों की जैसे ही चलती हैं, उनमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि हम फ़र्क ला दें, बट सरकारें अपने ही तरीके से चलती हैं। तो सरकारें ही होती हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट तो वैसा ही रहता है। इसका मतलब समझ नहीं आया मुझे। सरकारें सरकार की तरह होती हैं? मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस सरकार में काम कर रहे हो। आपको जो काम है, आप अपना काम डिलीवर करते हो, आगे बढ़ जाते हो। ऊपर कौन बैठा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ डिफरेंस लगता है? ये सरकार, वो सरकार, अलग सरकार? हर जैसे इंसान अलग होते हैं, वैसे थोड़ा बहुत पर्सनैलिटी की छाप ज़रूर आती है उस पे, और काम करने का थोड़ा ढंग बदल जाता है। बट एज एन ऑफिसर आपसे जो एक्सपेक्टेड होता है आप वो करते हैं।
कई बार क्या होता है कि आप सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है किन्हीं सरकारों में, किन्हीं सरकारों में सिस्टम थोड़ा वीक रहता है, वो ज़रूर है। तो बीइंग एन आईएएस ऑफिसर कभी पॉलिटिकल प्रेशर बना कि ये काम करना ही है या ये काम नहीं करना है? बहुत बहुत ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, होते हैं? बहुत ढेर सारे। शेयर करने लायक है कुछ? लोग कई बार ट्राई करते हैं कि वो अपने हिसाब से काम करा ले, और ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना उसको लगता है कि कौन सा काम सही है, किस दिशा में जाना चाहिए। जितना वो सही समझता है उतना वो करता है। हम्म। अच्छा, बॉलीवुड में जब आप गए तो सनी लियोन के साथ जब गाना बनाना था आपको, पहली चीज़ तो ये डिसाइड कैसे किया कि आपने सनी लियोन के साथ आपको काम करना है? उसके बाद ये डर नहीं लगा कि घर में वाइफ हैं, घर में और भी लोग हैं, क्या कहेंगे, समाज में क्या कहेंगे? क्योंकि उनकी छवि अलग है, आपकी छवि अलग है। जैसा कि मैंने कहा ना कि ये पता नहीं लोग छवि के गुलाम क्यों होते हैं इतने। हम्म। मैं छवि का गुलाम नहीं होता, मतलब छवि तो आप बनाते हो ना, और आप अपनी छवि के कैसे गुलाम हो सकते हो? तो वो एक आर्टिस्टिक गाना था जिसमें मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर सनी लियोनी जी ही होंगी इस गाने के साथ में। क्यों? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वही है अगर डांस नंबर्स में देखा जाए तो। और नहीं, बहुत सारे लोग हैं। सब नीचे हैं। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो अब फिर नोरा फतेही हो गई, फिर उसके बाद मे बी दिशा पाटनी हो गई। अच्छा, हाँ, बट अगर आप अभी भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी में अभी वही भी है। हाँ, ऐसा है क्या? मेरे हिसाब से तो ऐसा ही, मेरा जजमेंट यही कहता है, इसीलिए मैंने उनके साथ किया था। अच्छा, छवि के बारे में आप कह रहे थे कि छवि के गुलाम क्यों होते हैं लोग? क्या सोचते हैं आप छवि के बारे में? मैं सोचता हूँ कि देखिए, इंसान को अपना काम करते रहना चाहिए, हम्म। और छवि जो आपकी है वो दूसरे आपको कैसा देखते हैं उससे बनती है। हम्म। तो अगर आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि अब मैंने ये काम किया, दूसरे ने क्या सोचा, चलो मैं उससे जाके पूछता हूँ कि भाई आपने ठीक सोचा क्या? अब चलो ठीक, अगर आपने ठीक सोचा तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो फिर आप अपनी ज़िंदगी तो दूसरे की गुलामी में जी रहे हैं ना, फिर तो आपने अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं। अगर आपने ऐसे सोच करके ज़िंदगी जीने का सोचा है तो ज़िंदगी तो अपनी मर्जी से जीनी चाहिए। ज़िंदगी आपकी है, आप आए उस पृथ्वी पे, जब डेथ होगी तो आपकी ही होगी, आपकी छवि की नहीं हो रही। तो आप अपनी ज़िंदगी जीने आए हो, अपनी मर्जी से जियो, बिंदास जियो, खुल करके जियो, निडर होकर के जियो, निर्भीक होकर के जियो। जो होना है वो होना ही है, जो होगा वो देखा जाएगा। आप अगर ये सक्षम पूरा रहेंगे साधु संत वाली बात हो गई है तो। हाँ, तो जो अगर आप सक्षम रहोगे तो आप उसको झेल ले जाओगे, नहीं सक्षम होगे तो सर्कमस्टेंसेस के अधीन हो जाओगे। इसमें कौन डिसाइड कर सकता है? फ्यूचर किसने देखा है? किसी को भी नहीं पता। मुझे ही नहीं पता मेरी ज़िंदगी में अगले पल क्या होने वाला है। लेकिन अगर मैं इतना सोचूंगा तो फिर मैं चिंता में ही ख़त्म हो जाऊंगा। सोर्स क्या है? ये इतनी जो स्ट्रेंथ आती है, मेंटल स्ट्रेंथ मुझे काफ़ी फील हो रही है आपसे, ये इसका सोर्स क्या है? स्ट्रेंथ नहीं है, मुझे लगता है ये स्वच्छंदता है कि मतलब? अपने मन की ज़िंदगी जीने की इच्छा। खुद को तरोताज़ा रखने के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए या मोटिवेट रखने के लिए कुछ करते हो आप? कुछ किताबें या कुछ सुनना है, कुछ देखना है, ऐसा कुछ? किताबें मैं बहुत पढ़ता हूँ। किस तरह की? लोगों की जीवनियाँ पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट है मुझे, लोगों के बारे में जानने में, लोगों का थॉट प्रोसेस समझने में। लोग कैसे वो ज़िंदगी को देखते हैं, उनका नज़रिया क्या है ज़िंदगी को देखने का, उनकी समझ क्या है दुनिया के बारे में, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा कौन है आपके लिए इंस्पिरेशनल? ऐसा एक व्यक्ति नहीं कह सकते, बहुत से लोग मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। मुझे इलॉन मस्क मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, मुझे डोनाल्ड ट्रंप बहुत इंस्पायर करते हैं, मुझे मोदी जी बहुत इंस्पायर करते हैं, मुझे शाहरुख खान बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। सलमान खान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। आमिर खान जी से बहुत इंस्पायर होता हूँ, द वे ही प्रिपेयर्स फॉर अ रोल। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप से किस मामले में इंस्पिरेशन?
कैसे? एक व्यक्ति जो इतने ढेर सारे प्रोफेशंस जो जिसको कि लोग कहते हैं प्रोफेशंस, अलग अलग फील्ड्स में काम करके इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एक्टर बन गए, हम्म, फिर प्रेसिडेंट बन गए, और इतना कुछ लाइफ में इतना क्रिटिसिज्म, सुबह से शाम तक सब लोग उनके अगेंस्ट में बोलते हैं, उसके बावजूद इतनी बेबाकी से काम करना, इतनी मस्ती में काम करना, हमेशा हंसते रहना, मस्त रहना। आपने देखा होगा पीछे ज़ोरान ममदानी उनसे मिलने गए, तो उनके साथ में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो प्रेस में किसी ने पूछा ज़ोरान ममदानी से कि भाई आप इनको फैसिस्ट बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो अब आप मिलने के बाद क्या आपके विचार चेंज हुए? तो ममदानी साहब थोड़ा सा हिचकिचाने लगे बोलने में कि नहीं। तो बोले अरे नहीं कोई बात नहीं, आप बोलो बोलो कि मैं बोलता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। बोले मैंने इससे कहीं ज़्यादा बुरा सुना है। कोई बात नहीं, इट इज़ ईजियर टू से टू एक्सेप्ट रादर देन डिफेंडिंग इट। आप एक्सेप्ट कर लो कि मैंने बोला था, डिफेंड क्यों करना? अरे नहीं मैंने नहीं बोला था मैंने, अब क्या है। तो वो जिस बेबाकी से ज़िंदगी जीते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो उनके काम करने का तरीका आपको पसंद है? मतलब कभी भी कुछ भी टैरिफ ट्वीट कर दिया, इस पे टैरिफ, बहुत पसंद है। उसको कब्जा कर लेंगे। मुझे लगता है ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए, जो जब मन में है बोल दो, दूसरा क्या सोचेगा उसको सोचने दो। आपको जैसे ज़िंदगी जीनी आप जियो ना। तो अभी जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ किया उसके बारे में आप क्या सोचते हो? सही किया वो? मुझे लगता है सही किया, उनको जो करना था उन्होंने अपने हिसाब से कर लिया। सही था वो, कर लेना चाहिए। भाई जब आपके पास पावर है, आप कुछ करना चाह रहे हो, आपको लगता है कि आपका देश का हित उसमें है, तो गलत क्या है? लेकिन राष्ट्रपति को इस तरीके से उठा लेना ये सही था। अब राष्ट्रपति की जगह वो गुंडे होते, उनको उठा लेते तो फिर सही लगता। लेकिन गुंडे थे ना, वो गुंडे को उठा लेना चाहिए, समझ में आता है। लेकिन एक देश का राष्ट्रपति सम्माननीय है, वो उसकी एक गरिमा है, और उसके खिलाफ यूएन भी कुछ नहीं कहता है, ये ठीक है। तो जब यूएन को ठीक लग रहा है तो फिर हम और आप क्या ही होते हैं। नहीं, आप इंस्पिरेशन आपके हैं वो, इसलिए मैंने आपसे पूछा। खैर, मुझे ठीक लगता है। मुझे लगता है कि आप अगर राष्ट्रपति हो और आपको लगता है कि आपका देश हित उसमें है, और आसान नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो ये है। और सही और गलत से पहले तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या वो आसान है या कठिन है। वो बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य है जो उन्होंने किया है। मजाक नहीं है, किसी दूसरे देश की टेरिटरी में घुस करके ये ऑपरेशन करके वापस अपनी टेरिटरी में आ जाना। एलॉन मस्क से कैसे इंस्पिरेशन लेते हो आप? एलॉन मस्क एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने ज़्यादा लर्नर्ड हैं, जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया है अपनी मेहनत से, अपने विजन से। मुझे लगता है सभी को उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। कुछ खास बातें? अभी कुछ दिन पहले मैं एक उनका पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। उन्होंने कहा कि उनसे किसी ने पूछा कि आपने हर एक सेक्टर में काम किया है, आपने टेस्ला बना दी, आपने ट्विटर ख़रीद लिया, आप मार्स पे लोगों को भेज रहे हो, तो आपने लॉन्जेविटी पे काम क्यों नहीं किया कि लोग ज़्यादा दिन तक ज़िंदगी जिएं? उसके ऊपर आपने कुछ काम नहीं किया। तो कहते हैं कि नहीं, मैं चाहता नहीं कि लोग ज़्यादा दिन तक ज़िंदगी जिएं। तो कहते हैं अरे ऐसा कैसे नहीं चाहते आप चाहते हैं कि लोग मर जाएं? कहते हैं हाँ। कहते क्यों? कहते देखो, पहली चीज़ तो हम सभी को मरना ही है, बट बात वो नहीं है। बात यह है कि ज़्यादातर लोग अपने विचार नहीं चेंज करते, और विचार चेंज करने में सक्षम नहीं है, तो वो सिर्फ मर ही सकते हैं। तो वो जितनी जल्दी मरेंगे उतनी जल्दी नई पीढ़ी आएगी और नए विचार लेकर के आएगी। तो ह्यूमैनिटी तभी प्रोग्रेस कर पाएगी जब नए नए विचार आते रहेंगे। गहरी बात है ये। ठीक है। और कुछ 2-3 बातें आपको इलॉन मस्क की बड़ी अच्छी लगती हो, ऐसा कुछ? एक बार इलॉन मस्क से किसी ने पूछा कि भाई आप किन किन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं? तो इलॉन मस्क ने बोला मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी इन्वेस्ट नहीं किया अपना पैसा। तो इन्वेस्ट नहीं किया? नहीं किया।
कहते हैं आप इतने बड़े आदमी हैं, हम्म, आप कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते? कहते नहीं। कहते हैं आई एम अ बिल्डर, मैं खुद चीज़ें बनाता हूँ, और जब वो चीज़ें वैल्यू डिलीवर करती हैं उस वजह से मेरी कंपनी में पैसा आता है। तो ओके। मुझे पैसा कमाने के लिए कभी इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग मेरे में इन्वेस्ट करते हैं और मेरे में इन्वेस्ट करने से उनके पैसे कई गुने हो जाते हैं, लेकिन मैं नहीं करता इन्वेस्ट। हम्म, आपकी ज़िंदगी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, मतलब इतने सारे फील्ड स्विच करना, और आज भी आप एकदम रुआब से ज़िंदगी जीते हो, भौकाली ज़िंदगी आज भी जी रहे हो आप। तो मुझे लगता है बायोपिक बननी चाहिए आप पे। तो आपकी कोई ख्वाहिश है बायोपिक बने आपकी? नहीं, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, और मुझे लगता नहीं कि मैं इस काबिल भी हुआ हूँ अभी कि मेरी बायोपिक बन सके, क्योंकि मुझे लगता नहीं मैंने अभी तक जीवन में कुछ अचीव किया है। और अचीवमेंट का पैरामीटर क्या है? अचीवमेंट का पैरामीटर एक्चुअली मेरी निगाह में काफ़ी हाई है। मुझे लगता है जैसे जब आप जो टारगेट सेट करते हो अपने लिए, वो टारगेट अगर पूरा हो जाए तो फिर आप अपने आप को कहते हो कि मैंने ये अचीव कर लिया। तो आज तक अगर मैं कहूँ इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट, तो शायद एक ही अचीवमेंट रहा है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनने की कोशिश की और बन गया। उसके अलावा अभी तक जितना कुछ करने की कोशिश की है अभी वो नहीं हो पाई हैं, तो इन द प्रोसेस हैं। तो एक बार जब वो हो जाएं हम्म, तो फिर कुछ कहा जा सकता है कि हाँ कुछ अचीवमेंट हुआ है। तो अभी आप अपने आप को सक्सेसफुल मानते हो कि नहीं? एक्चुअली मैंने सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के हिसाब से कभी सोचा नहीं कि मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं, लेकिन ये ज़रूर सोचा है कि मैं ऐसे देखता हूँ कि मुझे क्या कंप्लीट करना है और अभी तक कितना कंप्लीट हुआ है। सो उस लिहाज से बहुत कुछ अभी करना बाकी है, अभी बहुत ही थोड़ा हुआ है। तो मतलब आप वैसे हो जो कि सफ़र को एंजॉय करने में ज़्यादा बिलीव रखते हो, एंड डेस्टिनेशन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचते आप, जो मुझे समझ में आ रहा है। भी डेस्टिनेशन तो शायद बहुत ही बड़ी बहुत ही फार फेच्ड आइडिया हो गया, बट बीच में छोटे छोटे एक बेंचमार्क्स होते हैं जो आप कोशिश करते हो कि अचीव हो जाएं, कि चलो 1 साल में ये कर लिया, 1.5-2 साल में ये कर लिया, वैसा हम्म, करके। तो मैं वैसे सोचता हूँ, मैं उतनी लंबी प्लानिंग शायद करने का केपेबल नहीं हूँ अभी। बिलीव करते हो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में 5 साल 10 साल का गोल मेरा ये होगा, 20 साल का गोल ये होगा? ऐसा शायद मैं, मुझे लगता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना लाइफ में, वैसे वैसे थॉट प्रोसेस काफ़ी चेंज होता जाता है। हम्म, तो शायद जो आप आज सोचते हो कि 1-2 साल बाद 5 साल बाद वहाँ तक पहुँचेंगे, तो जब अगले साल तक आप पहुँचें उस टाइम तक आप काफ़ी बदल चुके रहते हो, ज़माना काफ़ी बदल चुका रहता है, आप की पोजीशन थोड़ी बदल चुकी रहती है। तो थॉट प्रोसेस काफ़ी चेंज हो जाता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में उस वक्त, हम्म, वो काफ़ी बदल चुका रहता है। तो मैं उस तरीके से अभी तक नहीं सोच पाया हूँ। मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं प्लान करते आप? करना चाहिए लोगों को। सबकी अपनी ज़िंदगी है, 750 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में। हम्म, मैं कोई नहीं होता कि किसी और को ये बोलूं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैंने भी जब जब चीज़ें प्लान की है ना, 2 साल बाद 5 साल बाद ये होना चाहिए, देखता हूँ वो चीज़ तो नहीं होती, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ही बेहतर कुछ हो चुका होता है और वो बिल्कुल उससे अलग होता है। तो अब मैं इस वक्त 39 साल का हो चुका हूँ। 39 साल पे मुझे पहुँचने के बाद मेरा कंक्लूजन ज़िंदगी का ये है कि ज़िंदगी को हम प्लान कर ही नहीं सकते, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि आज जो हमको असाइनमेंट मिला है ना,
जो इन दिनों हम कर रहे हैं, उसमें जितना बेस्ट हम दे सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसी में जितना बेस्ट हमने दिया ना, उससे कल को कुछ नया निकल के आएगा रास्ता। वो क्या निकल के आएगा हमको नहीं पता। लेकिन आज अगर बेस्ट देते गए तो कल कुछ नया निकलेगा ज़रूर। हुँ, उस नए में फिर खेल जाना है, फिर घुस जाना है। मैं ऐसे मुझे ये समझ में आया। हुँ। आप क्या सोचते हो? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो आपने अपने लिए तय किया है, हुँ, और चूँकि वो आपने ही तय किया है, आप उसको पूरी ईमानदारी से करें। कई बार मैं देखता हूँ लोग कहते हैं कि मैंने ये तय तो कर लिया, लेकिन अब इसके लिए मैं मोटिवेशन कैसे लाऊं। तो मुझे समझ नहीं आता कि जब तय ही आपने किया है तो फिर आपको मोटिवेशन क्यों चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई खाना मंगा दीजिएगा प्लीज़, मुझे भूख लगी है, तो आपने मंगा दिया। अब मैं आपसे आने के बाद कहूँ कि सागर भाई थोड़ा मुझे मोटिवेट कर दीजिए ना कि मैं खाना खा लूँ ये वाला। तो ऐसा तो नहीं, क्योंकि मैं खुद ही मोटिवेटेड था ना खाना हुँ, खाने के हुँ, लिए, हुँ, और मेरी मर्जी थी। तो अगर आप किसी और के कहने पर कर रहे हो, अगर शायद आप मंगाए होते और हुँ, मुझे खाना खाने की इच्छा नहीं होती, तो फिर आपके मोटिवेशन की ज़रूरत होती कि नहीं प्लीज़ खाइए, या आपके इंसिस्टेंस की ज़रूरत होती कि नहीं 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 खाना खाना पड़ेगा आपको, देखिए तो गलत बात है, आप आए पहली बार बिना कुछ खाए जाएंगे तो नहीं। हुँ। लेकिन जब मैंने ही तय किया है, तो फिर मैं किसी और के पास कैसे जाऊंगा मोटिवेशन लेने के लिए, या कोई आदमी मुझे कैसे मोटिवेट करेगा। फिर मुझे मोटिवेशनल टॉक्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है अगर तय ही मैंने किया है तो। या तो फिर मैं अपने गोल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, किसी और के गोल को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो शायद मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े। लेकिन जब गोल ही मेरा है, हुँ। तय मैंने किया, ज़िंदगी मेरी है, उससे बेनिफिट मुझे मिलना है, तो कोई और कैसे मोटिवेट करेगा, या मैं कहीं और मोटिवेशन ढूँढने क्यों जाऊँगा? कई बार हमको एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक एथलीट जब गेम में खेल रहा होता है, आखिरी मोमेंट पे उसको एक एक्स्ट्रा पुश दिलाने के लिए उसको एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है। एक मेंटर बाहर से आता है, वो कहता है कि तू कर सकता है और वो कर लेता है, जहाँ वो हार मान रहा था। लेकिन एक एक्स्ट्रा पुश बाहर से किसी ने कुछ लाइन्स उसको बोली, जिसकी वजह से वो गोल तक क्रॉस कर जाता है। उसको मुझे लगता है शायद जो जो मैं समझता हूँ, हुँ, वो एक कई बार कॉन्फिडेंस दिलाना होता है अपनी एबिलिटीज़ में, रादर देन मोटिवेशन। इट इज़ मोर ऑफ कॉन्फिडेंस और रिमाइंडिंग ऑफ योर सेल्फ कि ये आप इस तरीके से कर चुके हैं। तो कई बार आप मैथ्स में किसी सवाल पे अटक जाते हैं, आपको याद नहीं आ रहा होता है, आपका मन तो है करने का, तो मोटिवेशन की कमी नहीं है, लेकिन शायद आपको रास्ता नहीं दिख रहा है। हुँ, आप भटक रहे हैं, आप सही रास्ते पे जा नहीं पा रहे हैं। जाना तो चाह रहे हैं आप, वहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जाने के लिए कोई धक्का दे वो नहीं सही। जैसे आपने रामायण में हनुमान जी के बारे में सुना होगा कि हनुमान जी को रामचंद्र जी ने कहा कि, इनफैक्ट रामचंद्र जी को हनुमान जी ने कहा कि मैं जाऊंगा सीता माता का पता लगा करके आऊँगा, तो रामचंद्र जी ने आज्ञा दे दी कि चले जाओ। अब हनुमान जी जब जाने लगे तो सामने देखे तो ये तो समुद्र है, समुद्र के किनारे समुद्र को पूरा लांग करके तब उधर जाना है। हुँ, तो वो परेशान हो गए कि मैं कैसे जाऊं, मेरी तो क्षमता ही नहीं है समुद्र को लांघने की, मैं कैसे जाऊंगा। तो वो जब बैठे परेशान थे तो जामवंत जी है, और जामवंत जी ने कहा कि भाई क्या हो गया। उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है, रामचंद्र जी ने से मैंने आज्ञा ली है, सीता माता का पता लगाने जाना है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, इतना बड़ा समुद्र में लांघ नहीं पा रहा हूँ, मेरी क्षमता नहीं है मुझे लग रहा है। कहते कैसी बात करते हो, तुम्हारी क्षमता नहीं है, आप तो जब छोटे थे तो आपने सूरज को निकल गए थे आप, इंद्र देवता त्राहिमाम करने लगे थे, आपने तो सबको कर दिया, आप तो पवन पुत्र है। तो कहते अच्छा, कहते जब आप छोटे में इतना कुछ कर गए तो ये तो कुछ भी नहीं है, आप तो एक छलांग मारेंगे वहां पहुंच जाएंगे। तो उनको उन्होंने स्मरण कराया। वो मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन नहीं था कि तुम्हें जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा, ये तुम्हें करना बहुत जरूरी है, ये नहीं करोगे तो तुम हनुमान नहीं कहलाओगे, हुँ, ये थोड़ी उनको कहा। वो तो खुद ही जाना चाह रहे थे, उनको सिर्फ रास्ता नहीं दिख रहा था, तो वो रास्ता उन्होंने दिखाया। हुँ, लेकिन अगर आपको धक्का भी देना पड़ रहा है हुँ, तो फिर आप शायद काम गलत चुन रहे हैं, कुछ और काम चुनिए। जैसे आपको मैं नहीं मानता कि मूवी देखने के लिए कोई मोटिवेशन चाहिए, चॉकलेट खाने के लिए कोई मोटिवेशन चाहिए,
आपको तो अपनी वहाँ तो फन गर्लफ्रेंड है। से, हाँ, आपको अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए कोई मोटिवेशन चाहिए। कोई ऐसा नहीं कहता यार मेरा अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने का मन नहीं कर रहा, कोई मोटिवेशन दे दो। हम्म, क्या मोटिवेशनल वीडियो मैं देखूं जिससे मेरा गर्लफ्रेंड से बात करने का मन कर जाए? पढ़ाई के लिए आपको मोटिवेशनल वीडियो चाहिए। तो इसका मतलब कि आप वो गोल निर्धारित आप नहीं कर रहे हो, उस गोल का निर्धारण कोई और कर रहा है। दूसरे के गोल को अपनाना चाह रहे हो, उसके लिए मोटिवेशनल ढूंढ रहे हो आप। जिम में कोई 10 बार पुशअप मार चुका है, लेकिन उसका ट्रेनर कह रहा है कि तू 12 मार सकता है, आखिरी के 2 और मार, कर सकता है। और वो आखिरी के 2 और मार देता है पुशअप, और उसको आखिरी के 2 मारने के बाद जो अचीवमेंट और खुशी का जो एहसास होता है वो बेइंतहा होता है। तो उस आखिरी के जो 2 पुशअप उसके ट्रेनर की वजह से लगे, उसके मोटिवेशन अगर हम तो वो कहें। ट्रेनर का गोल था ना, उसका गोल नहीं था। अगर मेरा गोल है तो मैं अपने ट्रेनर से कहूंगा कि सर आखिरी के 2 कैसे मारूं वो बताइए प्लीज, मुझे 12 ही मार के जाने आज। तो मैं कहूंगा, ट्रेनर नहीं कहेंगे। हम्म, अगर ट्रेनर के कहने पे मैं मार रहा हूं तो मेरा गोल ही नहीं था। गोल ट्रेनर का था, इसलिए उन्होंने मोटिवेट किया और इसलिए उन्होंने मरवा लिया। तो ट्रेनर ने मरवाया ना मुझे पुशअप, मैंने तो मारा ही नहीं। तो ट्रेनर का गोल था, मैंने अचीव कर दिया। तो जो मोटिवेशन होता है, मुझे लगता है कि दूसरे का गोल अचीव करने के लिए चाहिए होता है। कि मैं कहूंगा कि भाई मेरे लिए आप जाके ये काम करो, और फिर मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि प्लीज सागर भाई चलिए और मेरे लिए काम करिए। अगर आप ये काम कर देंगे तो आपको ये मिलेगा, अगर आप ऐसा करेंगे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अपने काम को करने के लिए कैसे मोटिवेशन दूसरा दे सकता है? मतलब ये आपस में ही विरोधाभासी चीजें हैं। हम्म, दूसरा रास्ता बता सकता है, आप कह रहे हैं। रास्ता बता सकता है, रास्ता हम्म, बता सकता है। शाहरुख खान से क्या सीखते हैं आप? वो भी आपके इंस्पिरेशन की लिस्ट में है। शाहरुख खान जी की एक लाइन बहुत पहली मैंने फिल्म फेयर में पढ़ी थी, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा था मैं तब, और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुझे किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और मुझे उस कमरे से बाहर निकलना है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं अपना सर दीवार में मार मार के उस दीवार को तोड़ दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा सर फट जाए, लेकिन दीवार में जरूर तोड़ दूंगा। तो ये ना हेड स्ट्रॉन्ग थॉट है, ये थॉट बहुत इंस्पिरेशनल है। क्या समझ में आता है इससे? मोरल क्या है? जिंदगी में जो करना है वो करना है, जो ठान लिया तो ठान लिया, फिर जियो मरो कुछ भी करो। मैं देखता हूँ शाहरुख खान को फ्यूचर की समझ बड़ी अच्छी है, मतलब शायद फ्यूचर की या अपने करियर को प्रेडिक्ट कर पाते हो। जैसे बहुत टाइम पहले, 4-5 साल पहले, एक इंटरव्यू आया था अनुपम खेर के साथ। एक लाइन बोली थी कि मैं लास्ट ऑफ द लास्ट सुपरस्टार हूँ, मेरे बाद कोई है नहीं। और ये बात सच होती हुई आज भी दिख रही है। सारे एक्टर्स इंस्टाग्राम पे आ गए, यूट्यूब पर आ गए, लेकिन वो एक आदमी, उसका स्टारडम अलग ही है। और वो स्टारडम कहीं देख के लग नहीं रहा कि वो स्टारडम किसी और का आ भी पाएगा। आपको क्या लगता है ये एनालिसिस वो कैसे कर पाता होगा आदमी अपने बारे में या फ्यूचर के बारे में? इतनी समझ कैसे आ जाती है? मैं उस आदमी की समझ का फैन हूँ, मतलब गजब की समझ रखता है, क्लैरिटी लाइफ को लेकर के। सी वो एक ऐसे बहुत कम लोग दुनिया में आते हैं जो इतने टैलेंटेड होते हैं, हम्म, और ही इज एक्सेप्शनली टैलेंटेड पर्सन। वो जिस भी फील्ड में जाएंगे, अगर इस फील्ड में नहीं जाते किसी और फील्ड में जाते तो उसी फील्ड में एक्सेल करते हैं। और वो समझ, वो कॉन्फिडेंस काम करने से आता है। जितना ज़्यादा आप किसी भी फील्ड में काम करेंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स डालेंगे, जितना ज़्यादा आप उसमें डीपली इन्वॉल्व होंगे, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा और उतनी ही ज़्यादा समझ पैदा होती जाएगी। हम्म। कुछ 2-3 बातें आप जो सीखते हो शाहरुख खान से, आप अपनी लाइफ में आपने इम्प्लीमेंट करी हो। कुछ चीज़ें जो मुझे सिमिलर लगती हैं, तो मुझे लगता है कि शायद मैं भी कुछ अचीव कर लूँगा आगे लाइफ में। क्योंकि जैसे वो कहते हैं कई बार कि अगर आपको कुछ करना है तो नींद, भूख, प्यास, ये सब मैटर नहीं करता। आप कितने घंटे सोए हैं, कितना थके हैं,
कितना खाना खाया है आपने, ये सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपको एक ऐसी ज़िंदगी जीनी है, अचीवर की ज़िंदगी जीनी है, तो ये सब कुछ छोड़ दो, इन सब के बारे में सोचना छोड़ दो। ये सब बहुत छोटी चीज़ें भूख हैं। प्यास सोना जागना ये सब छोड़ दो। थकान वकान कुछ नहीं है। डिसिप्लिन के क्या मायने हैं आपके लाइफ में? क्योंकि अगर शाहरुख खान की बातों को देखा जाए तो वो कहते हैं सोना जागना खाना पीना सब छोड़ दो, इन सबका कोई टाइमिंग रूटीन कुछ नहीं होता। मतलब डिसिप्लिन की कोई वैल्यू नहीं है, बस काम करो। आपको लगता है कि डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में काम का? डिसिप्लिन का जो मैं समझता हूँ वो अर्थ ये है कि एक किसी काम को करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हम्म, करना। तो अगर आईएएस की तैयारी है तो आईएएस की तैयारी के लिए क्या क्या किताबें पढ़नी है, कैसे पीछे के पेपर सॉल्व करने हैं, कैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें करना, दैट फॉर्म्स डिसिप्लिन। एक घंटे में एक दिन में आपने जो भी टारगेट तय किया वो पूरा करना है, हम्म, वो सारा डिसिप्लिन का पार्ट है। तो उसी तरीके से आपको कुछ भी करना है तो उसमें कब सोएंगे कब उठेंगे वो तय करते होंगे कि मैं कब सोऊंगा कब उठूंगा। अगर सोने का टाइम नहीं मिलेगा तो नहीं सोऊंगा, हम्म। और अगर मिल जाएगा तो सो लूंगा। तो उसी हिसाब से स्केड्यूल तय होता है, वही डिसिप्लिन है। तो फिर वो डिसिप्लिन और रूटीन में शायद फ़र्क है कि कुछ लोग एक डिसिप्लिन्ड रूटीन ही फॉलो करते हैं कि मैं रात में 10 बजे सो ही जाऊंगा, हम्म, सुबह 4 बजे उठ ही जाऊंगा, चाहे कोई काम हो रहा हो या ना हो रहा हो, हम्म, मेरा यही रूटीन रहेगा। तो वो एक डिसिप्लिन्ड रूटीन हो गया। हम्म, कुछ लोग इस रूटीन को फॉलो नहीं करते और कहते हैं कि मैं ये काम पूरा करूंगा, हम्म। चाहे मैं सोया हूँ, चाहे मैं खाना खाया हूँ, चाहे नहीं खाया हूँ। सबके अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं, उसका अलग बेनिफिट है, इसका अलग बेनिफिट है। डिसिप्लिन डिसिप्लिन को लेकर एक चीज़ मैं सोचता हूँ, आप मुझे करेक्ट करना, कि मुझे लगता है जो भी आदमी जो भी काम कर रहा है ना, अगर वो काम में किसी एक लेवल पे पहुंचा हुआ है तो उसमें किसी ना किसी चीज़ को लेकर के तो डिसिप्लिन है। अब जैसे मैं मानता हूँ मैं बहुत इनडिसिप्लिन्ड आदमी हूँ, लेकिन मैं अपने काम को लेकर डिसिप्लिन्ड हूँ। मुझे डेली 2-3 घंटे खुद पे स्पेंड करने हैं, खुद की पढ़ाई पे, लर्निंग पे, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, किताबों के माध्यम से, कुछ भी। ये रोज़ मेरा 2-3 घंटा होता ही होता है। तो मैं देखता हूँ कि मैं अपने काम में डिसिप्लिन्ड हूँ। लेकिन जहाँ हेल्थ की बात हो, एक्सरसाइज़ करने की, मैं ढीला आदमी हूँ। आज गया, 2 दिन चुप बैठ गया, अरे आज टाइम नहीं मिल रहा, आज काम में लग गया, आज वहाँ लग गया। तो मैं उधर डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, लेकिन काम में तो अपने डिसिप्लिन्ड हूँ। हाँ, काम के टाइमिंग फिक्स नहीं है। मैं रात को बैठूँगा, सुबह बैठूँगा, दोपहर बैठूँगा, पता नहीं। आधी रात को बैठूँगा, पता नहीं। लेकिन ये है कि बैठूँगा। तो शायद मैं वहाँ डिसिप्लिन्ड हूँ। तो मुझे लगता है डिसिप्लिन का मायने ये नहीं है कि सुबह 4 बजे उठना, रात को 8 बजे सो जाना, वो डिसिप्लिन नहीं होता है। डिसिप्लिन का मतलब शायद कोई एक काम को लेकर के आप रोज़ हो उसमें, तो शायद ये डिसिप्लिन होगा। मतलब पता नहीं, मैं आपसे क्लैरिटी चाहता हूँ, ऐसा होता है क्या? दोनों चीज़ें हैं। आप अगर अपने आपका एक ये डिसिप्लिन रूटीन बनाओ कि भाई मेरे को हर दिन 1 घंटे एक्सरसाइज करनी ही करनी है, हुँ, चाहे उसके लिए फिर मैं उस दिन मेरी नींद पूरी हुई हो या नहीं हुई हो, मैं बिना एक्सरसाइज किए रात में नहीं सोऊंगा, तो आप उसको फॉलो कर लोगे। या फिर आप ऐसा रूटीन बना लो कि मैं 6 से 7 सुबह या किसी भी एक वक्त करूँगा ही करूँगा एक्सरसाइज। तो आप उसको बना लो, चाहे फिर कोई मेरी मीटिंग आ रही हो, कुछ भी आ रही हो। या फिर आप ये रूटीन बना लो कि भाई टाइम मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। तो कुल मिला के ये समझ में आती है कि जिस काम में या जिस लेवल पे जो जहाँ हासिल करना चाहते हो, उसके लिए जो काम चाहिए, वो काम रोज़ होना चाहिए। वो काम अगर रोज़ हो रहा है तो आप डिसिप्लिन्ड हो। वो या रोज़ हो रहा हो या एक रिक्विजिट अमाउंट ऑफ एफर्ट जा रहा हो। जैसे अ, आपको कुछ कैलोरीज शेड करनी है, हुँ, तो उसके लिए तय है कि आपको इतना वर्कआउट करेंगे ही तभी वो कैलोरीज निकलेंगी आपकी बॉडी से बाहर। हुँ, अब वो आप 1 दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, कितने दिनों में उतनी कैलोरीज आप
निकालेंगे वर्कआउट करके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी रूटीन अपना सेट किया है। सो जो रिक्विजिट अमाउंट ऑफ वर्क किसी भी चीज़ में जाना है वो तो तय ही है, हम्म, इतना जाना ही जाना है। अब वो आप कितने दिन में डालते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम्म, ठीक है। अब थोड़ा सा वापस मैं आपके पॉलिटिकल चीज़ों पे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। आप खुद वैसे जनरल कैटेगरी से हैं, लेकिन आप आरक्षण का खुल के समर्थन करते हैं, क्यों? आपके हिसाब से आरक्षण क्यों ज़रूरी है? देखिए, मैं ना कास्ट सिस्टम का बहुत ज़्यादा विरोधी हूँ। मुझे कास्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे सोसाइटी में किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं पसंद, और मैं कोशिश करता हूँ एक ऐसे समाज की संरचना में योगदान करने की जहाँ किसी के जन्म को लेकर के, कि वो किस परिवार में जन्म हुआ है उसको लेकर के उसको भेदभाव की दृष्टि से ना देखा जाए। तो आज अगर एक दलित समाज में जो बच्चा पैदा होता है, वो अपने सरनेम को लेकर के उतना प्राउड नहीं फील करता, वो प्राइड नहीं होती उसके अंदर, एज कंपेयर टू अ पर्सन हु इज बॉर्न इन अ फॉरवर्ड कास्ट, जो जिसको समर्ड कहते हैं हम लोग। तो समर्ड समाज का जो बच्चा होगा वो अपने सरनेम को बड़ा प्राउडली लिखेगा, बोलेगा, बताएगा लोगों को। तो आपके जन्म की वजह से एक भेदभाव शुरू हुआ, वो आपकी साइकी के ऊपर इम्पैक्ट किया, आपके दिमाग के ऊपर इम्पैक्ट किया, फिर आप बड़े हुए। बड़े होने के बाद आप ये कहते हो कि तुम दोनों लोग सेम तरीके से ही कॉम्पीट करोगे। एक व्यक्ति का जो परवरिश हो रही है और समाज जिस तरीके से उसको देख रहा है, और दूसरे व्यक्ति को की जैसे परवरिश हो रही है और समाज जिस तरीके से उसको देख रहा है, जैसा कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्डअप हुआ है और जैसा कॉन्फिडेंस दूसरे बच्चे के अंदर बिल्डअप हुआ है, दोनों में डिफरेंस है। उस डिफरेंस को दूर करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई आरक्षण की, कि ये अपॉर्चुनिटीज़ जो सरकार के पैसे से, मतलब जो जनता रह रही है, उन्होंने जो टैक्स दिया है उसके पैसे से जितनी भी चीज़ें, नौकरियां आएंगी या पढ़ाई लिखाई के ऊपर जो सरकार खर्च करेगी, उस पर हम इनको आरक्षण देंगे, ताकि इनको भी, इनकी अगली जनरेशन कम से कम इस तरीके की चीज़ें ना सोचे। मुझे लगता है वो तो बेसिक चीज़ देनी ही चाहिए सरकार को, ये तो बहुत मिनिमम बेसिक चीज़ है। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे आप कह रहे हैं कि आप जातीय या वर्ग कैटेगराइजेशन ऑफ समाज आपको पसंद नहीं है, तो ये आरक्षण, चलो उसका एक एंड रिजल्ट है कि शुरुआत उसके बचपन से ही उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करा गया, उसको मेंटली हराश किया गया या नीचा फील कराया गया, और अंत में उसको आरक्षण दे करके उसको एक टूल दे दिया गया। तो इससे ये नहीं लगता कि ये जो जातीय व्यवस्था है ये कंटिन्यू रह जाएगा इससे हमेशा के लिए? लेकिन आप जो कह रहे हो कि आप उसके अगेंस्ट हो, तो आपको कुछ ऐसा प्लान नहीं करना चाहिए, खत्म हो जाए ये जातीय व्यवस्था यार? मैंने कई बार बोला है कि जातीय व्यवस्था जो आगे बढ़ रही है उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब हम अपने बच्चों की शादी के लिए लड़का देखने जाते हैं, तो लड़के की क्वालिफिकेशन से पहले लड़के की कास्ट देखी जाती है। सबसे पहले हम कास्ट शुरू करते हैं कि भाई मुझे अपने कास्ट का लड़का चाहिए। बाद में फिर हम देखते हैं इस कास्ट में अब इतने लोग अवेलेबल हैं, इसमें सबसे अच्छी क्वालिफिकेशन किसकी है, इसमें बाकी किसका परिवार अच्छा है, फिर बाकी चीज़ें शुरू होती हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वो कास्ट पे शुरू हो जाता है। जब तक ये व्यवस्था रहेगी तब तक कास्ट आगे जाता रहेगा, तब तक कास्ट सिस्टम चलता रहेगा। इस व्यवस्था को तोड़ने का सिर्फ एकमात्र तरीका यही है कि आप इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करें, लोगों को प्रमोट करें कि शादियां अपनी मर्जी से करें,
कास्ट के बंदिश में रह करके नहीं है। आपको कोई दलित परिवार का लड़का पसंद आ रहा है, आप उससे कर लें। किसी क्षत्रिय की बनिया कम्युनिटी में कोई है, क्या फ़र्क पड़ता है? आप क्यों अपने दिमाग में इतनी बंदिश डाल रहे हैं? जिस दिन वो बंदिश ख़त्म हो जाएगी, अगले 50 वर्षों में आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो साइकी है, जिस साइकी में आप पैदा हो रहे हो और जिस साइकी में बढ़ रहे हो, वो आइडेंटिटीज़ डाइल्यूट होने लगेंगी। जब वो आइडेंटिटीज़ डाइल्यूट होने लगेंगी तो आरक्षण की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इससे लेकिन हासिल क्या होगा अगर अलग जात में, मतलब कोई भी किसी भी जात में शादी व्यवस्था वगैरह कर सकता है, तो इससे हासिल क्या होगा? आज आप आरक्षण क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपको अपना सरनेम लिखने में प्राइड नहीं फील हो रही है। जिस दिन आप अपने सरनेम को लिखने में, या तो एक दलित लड़का है वो अपने सरनेम को लिखने में प्राउड फील करने लगे, या फिर एक ठाकुर ब्राह्मण है जो अपने सरनेम को लिखने में उतना प्राउड ना फील करे कि मैं इन लोगों से बड़ा हूँ। जिस दिन वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, उस दिन आप आरक्षण ख़त्म कर दो। तो आरक्षण खत्म करने से पहले जातीय व्यवस्था को खत्म करना जरूरी है, ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है भारत जैसे देश में? सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में। पॉसिबिलिटीज़ तो क्या है, हम इंसानों ने तो कभी ना कभी तो जाति भी नहीं थी, प्रैक्टिकली किसी ने बनाया होगा। किसी ने बना दी, आज इतनी ज़बरदस्त हो गई। कई देशों में तो है ही नहीं, वहाँ पे भी किसी ने नहीं बनाई। हो सकता है कोई जाके वहाँ पे भी बना दे आज, क्या पता। यू नेवर नो कि आप कोई अमेरिका में चला जाए, वहाँ पे भी ठाकुर ब्राह्मण दलित गुप्ता हो जाए, सब लोग वैष्णव हो जाए, सब, तो अमेरिका में भी जाति व्यवस्था पॉसिबल हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ की तो कोई कमी ही नहीं है ना, कहीं पे भी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, तो संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। भारत से जाति व्यवस्था गायब हो सकती है, अमेरिका में आ सकती है। तो अगर है ऐसा तो इसकी शुरुआत कौन करेगा, सरकार या आम जनता? सब मिलजुल करके करेंगे। सब, कई सरकारों ने इंसेंटिवाइज कर रखा है इंटरकास्ट मैरिजेस को। कई सरकारों में ऐसी व्यवस्था है कि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, कई राज्य सरकारें दे रही हैं इंसेंटिव। है ऐसा? हाँ। क्या है वो, कौन सा राज्य सरकार? मुझे लगता है जहाँ तक अगर मेरी जानकारी सही है तो शायद मध्य प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान, अच्छा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सरकारें इंसेंटिवाइज कर रही हैं, पैसे दे रही हैं, एक्स्ट्रा पैसे दे रही हैं अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो तो। ओह, और ये पैसे देने का क्या हिसाब किताब है, मतलब कुछ क्राइटेरिया वगैरह है? मैंने उतना स्टडी नहीं किया है, लेकिन अगर आप, पर्पस यही है कि आप इंटरकास्ट मैरिजेस करें ताकि समाज में, एक तो यह है कि कई बार अच्छे रिश्ते नहीं बन पाते क्योंकि सिर्फ आप उसी चीज़ से लिमिट हो जाते हो कि मुझे इसी कास्ट में करनी है, तो कई अच्छे रिश्ते छूट जाते हैं। हो सकता है कि दो लोग ज़्यादा खुश रहते अगर सिर्फ आप इस बेसिस पे करते कि कौन सा व्यक्ति और कौन सा परिवार आपको पसंद है, ना कि इस वजह से कि ये इस कास्ट के हैं इसलिए इनके साथ कर लेना चाहिए। तो कौन से ऐसे स्टेट्स हैं भारत में जहाँ पर सबसे ज़्यादा जातिवाद है? ऐसा मैंने इतना स्टडी नहीं किया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत है, बिहार में बहुत है, नॉर्थ के स्टेट्स में तो काफ़ी है। और इसका कारण क्या ऐसा भी है कि शायद पॉलिटिकल पार्टियां इसको एक मुद्दा बना के रखती हैं, ऐसा ऐसा है? पॉलिटिकल पार्टीज एनकैश करती हैं जो मुद्दे बने हुए हैं ऑलरेडी उनको, पर लार्जली तो समाज की ही वजह से है। ये हमारी धारणाएं ऐसी हैं, बहुत बहुत डीप हैं जो आइडेंटिटीज़ हैं कास्ट की, और बहुत ज़्यादा मन में बहुत अंदर तक है। अच्छा, आपकी
पब्लिक इमेज में ना लेकर के मतलब मैं देखता हूँ कि बहुत थोड़ी-सी कन्फ्यूज़िंग होती है कभी-कभी। जैसे आप सोशल मीडिया पर कई बार सोशल जस्टिस की बात करते हैं, उसके लिए काम भी करते हैं आप सोशल जस्टिस के लिए। लेकिन कई बार आपकी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी दिखती हैं कि वो राइट विंग के नैरेटिव सेट करने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे अभी आपकी रिसेंटली जो फ़िल्म आ रही है काली माँ, उसमें नरसंहार जो हिंदुओं के साथ हुआ था वो बेस्ड है। तो आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, जब आप एज एन एक्टर काम करते हैं तो आप डायरेक्टर के विजन से काम कर रहे होते हैं, और फिल्म की कहानी डायरेक्टर और राइटर मिलकर के लिखते हैं, और उसी दिशा में आपका काम सिर्फ ये है कि जो डायरेक्शन दिया जाए आपको सिर्फ वो करना है। तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोचते हैं समझते हैं आप वही कर रहे हैं। हुँ, हालांकि ये फिल्म जो है वो उस वक्त में क्या हुआ था हुँ। उसी के बारे में है, और हमने कोशिश की है कि उस समय की सच्चाई को हम बता सकें। लेकिन इससे एक ये डर नहीं होता कि अभी जैसे आप अगर मान लो बॉलीवुड में भी आपको अपना करियर एस्टैब्लिश करने का है, तो एक रिस्क हो जाता है ये। जैसे विवेक अग्निहोत्री टाइप इमेज कहीं ना बन जाए। उनको लेफ्ट विंग वाले बहुत हेट करते हैं। ये करियर रिस्की जैसा नहीं लगता है ऐसी फ़िल्मों में काम करना? जो जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं, आप अच्छे अच्छे से काम करते हैं, तो किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ। आपकी वाइफ़ के बारे में दुर्गा शक्ति नागपाल जी, उनके बारे में कहा जाता है लेडी सिंघम कहा जाता है। एकदम बिल्कुल ईमानदार छवि है उनकी। ऐसे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अभी आईएएस नहीं हैं, तो घर में आपके और उनके साथ रिलेशन कैसे होते हैं? बातें किस तरह की होती होंगी अभी? क्योंकि सेम डोमेन का जब हस्बैंड वाइफ दोनों होता है, तो बातें भी उसी डोमेन की होती होंगी। अभी डोमेन क्या होता है बात करने का? मुद्दा क्या होता है बात करने का? जब मैं उनको मिला था तब भी मैं आईएएस नहीं था, तो इसलिए मुझे उस वक्त की आदत है कि जब मैं आईएएस नहीं था तब मैं उनसे बात करता था। तो हुँ, हालांकि तब वो भी आईएएस नहीं थी। हुँ, अ, लेकिन वो ना एक तरीके से मेरी कई मायनों में मेरी टीचर हैं। बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ व्यक्तित्व है उनका, हुँ। और बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस है, और मुझे कई कई स्टेप्स पे जब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि किस दिशा में बढ़ना है, तो वो मुझे गाइड करती हैं कि क्या करना चाहिए। और हम लोग आईएएस नॉन आईएएस मतलब ऐसा कभी डिफरेंशिएट नहीं करते कि इस मुद्दे पे बात करनी, इस मुद्दे पे नहीं बात करनी। नॉर्मल घर परिवारों में जैसी बातें होती हैं हम लोग के बीच में भी वैसी ही होती हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हस्बैंड होना, इसका फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान? मैंने कभी ज़िंदगी को ना फ़ायदे नुकसान के हिसाब से देखा ही नहीं है। तो मुझे तो ज़िंदगी में हर हर तरफ जब जो जो मैंने ज़िंदगी आज तक जी है, मुझे तो लगता है कि हमेशा फ़ायदा ही मिला है। हुँ। नुकसान कभी नहीं होता कि बहुत सारी चीज़ें आप घर में नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि वाइफ़ डीएम है। ऐसा होता है कभी कुछ? मैं सब कुछ बताता हूँ उनको। ऐसा मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है जो उनको ना पता हो। कुछ चीज़ों के लिए रोकती हैं वो आपको? बहुत सी चीज़ों के लिए। जैसे? कई बार मैं कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो जाता हूँ। जैसे मेरे दिमाग में बहुत ढेर सारे आइडियाज़ आते रहते हैं। अ, ये भी करना चाहिए, ये भी करना मतलब चाहिए। क्रिएटिव हो आप? हाँ, तो
तो बहुत सी चीज़ों पे वो चैनलाइज करती हैं कि देखो स्टेप बाय स्टेप हमें करना चाहिए, ये काम करोगे अभी तो अच्छा रहेगा, फिर इसको ऐसे करोगे तो अच्छा रहेगा, फिर इसको ऐसे करोगे तो अच्छा रहेगा। हम्म। आपके डिप्रेशन की कहानी बड़ी फेमस है कि आप आईएएस बनने से पहले डिप्रेशन में गए थे, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था और इस वजह से आप आईएएस बने थे। हम्म। कहानी सच्ची है ये? इस वजह से आईएएस बना था ऐसा नहीं है, हम्म। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं डिप्रेशन में था। गर्लफ्रेंड के छोड़ने की वजह से? बिल्कुल। तो डिप्रेशन किन लोगों को होता है? क्या जो मेंटली वीक होते हैं उनको? आज तो आप मेंटली वीक नहीं हो, आज डिप्रेशन में जा सकते हो क्या आप किसी भी बात को लेके? फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है कि किसके भविष्य में क्या लिखा है, और डिप्रेशन शायद कॉन्फिडेंस की कमी और जिस वक्त आप जो चाह रहे हैं वो ना हो, उस वजह से तो आपको एक बहुत ही ऐसा बोझ सा लगने लगता है आपको अपने ऊपर की, कैसे उठें, कैसे कोई काम करें, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और धीरे धीरे आप अगर काम नहीं करते हैं तो दिन बीतते जाते हैं, वक्त बीतता जाता है और ज़माना आगे निकलता जाता है, आप वहीं रह जाते हैं। तो वो फीलिंग और भारी होती चली जाती है कि हर एक दिन वक्त बीत रहा है और बीतते वक्त के साथ आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आप वहीं रुके हुए हैं। होता क्या है एक्चुअली डिप्रेशन में? मेलंकलिक फीलिंग होती है, एक अ, अ, दुखी सी फीलिंग होती रहती है कि आप दुखी रहते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कमरे से बाहर जाने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता, हिलने का ही नहीं मन करता। एक्चुअली ऐसे बैठे रहने का मन करता है। दिमाग में कुछ सोच रहे होते हैं? पुरानी बातें सोच रहे होते हो आप सोच रहे होते हो कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, हम्म। क्या मैं ऐसा करता तो नहीं होता। बार बार आप पास्ट में जाते हो, हर एक चीज़ को रिव्यू करते हो, फिर सोचते हो क्या इसको और बेहतर किया जा सकता था, इसको क्या और अच्छे से कर सकते थे। ऐसी बहुत सी बातों को आप सोचते रहते हो। क्या आपको लगता है कि डिप्रेशन में मेंटली वीक लोग जाते हैं, या कोई किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा? ऐसा कहना मुश्किल है कि मेंटली वीक कौन है और कौन मेंटली स्ट्रांग है। मुझे नहीं पता इसका कारण क्या है, और पर ये ज़रूर पता है कि निकला कैसे जा सकता है बाहर। कैसे? काम करके, ज़बरदस्ती अपने शरीर को हिला करके, उठ करके, बाहर निकल करके, जो गोल तय किया है उसकी तरफ बढ़ करके, और अगर गोल नहीं तय किया है तो गोल तय करके ज़िंदगी का उस पे काम करना शुरू करके। एक तो आज का जो यूथ है उनसे इंस्पायर होता है, उनके जैसा बनने की कोशिश करता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ऐसे अधिकारियों को उनके जो सुपेरियर होते हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। मतलब ये बात आपने भी ज़िक्र किया कि ये अलाउड नहीं है। आपको क्या लगता है पर्सनली ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? क्या ये सोशल मीडिया पे होना चाहिए? मतलब कोई चल रहा है, किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी को हटा दिया, कोई एक्शन ले लिया, ये सब वीडियो में कैप्चर हो रहा है। ये होना चाहिए? एक्चुअली हर हर व्यक्ति इसको अलग तरीके से देखता है, और हर एक कंटेंट को अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो होता क्या है कि जब तक किसी के अधीन कार्य कर रहे हैं, और जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तब तक उस ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम कानून हैं, या उस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग समझते हैं कि ठीक है या नहीं ठीक है, उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। और अगर उसके हिसाब से आप काम नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर आप अपने रिस्क पे काम कर रहे हैं।
और डिपेंड ये करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, किस लेवल तक रिस्क लेना चाहते हैं। इसमें सही गलत जैसा कुछ है ही नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है। मतलब जो रूल है उसे फॉलो करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने रूल बना दिए हैं, कुछ लोगों ने रूल नहीं बनाए। कई जगहों पे हम्म, ज़्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट में लोगों को मना किया गया है कि आप वर्दी पहन के एटलीस्ट आप रील्स नहीं बनाएंगे। और सिर्फ सरकारी विभाग ही क्यों, कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आप पहले देखते रहे होंगे, बहुत ढेर सारी एयर हॉस्टेसेस इंडिगो की, स्पाइस जेट की अपनी यूनिफॉर्म पहन करके बहुत ढेर सारी रील्स बनाती थी। हम्म, अब सब सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने रिस्ट्रिक्शंस पास कर दिए हैं कि आपको जो बनाना हो आप बनाओ, आप हमारे कंपनी का नाम नहीं इस्तेमाल करोगे, ना आप कंपनी की यूनिफॉर्म पहनोगे। हम्म, तो वैसा सब जिनको जिस चीज़ से आपत्ति होती है या जिनको लगता है कई बार कि भाई हमारी कंपनी की रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं है, एक जवाबदेही बन जाती है कंपनी की अगर वो उसके यूनिफॉर्म में है तो। बिल्कुल उसी तरीके से सरकार के आप मुलाजिम हैं हम्म, तो सरकार की जवाबदेही बनती है कि भाई आपका मुलाजिम इस तरीके से रील डाल रहा है, हम्म, क्या आपको ठीक लगता है? अगर नहीं लगता तो फिर आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तो, कहीं कोई गलत हरकत होगी तो उसकी जवाबदेही सरकार की होगी। तो सरकार फिर विवश हो जाती है। हम्म, अच्छा, आपसे कुछ रैपिड फायर है। आप पर्सनली किनको ज़्यादा पसंद करती हो, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? दोनों लोग ही मुझे बहुत पसंद हैं, नहीं, एक को लेकिन चुनना है। नापसंद या पसंद हम्म, की जो आपने बात करी, मुझे दोनों ही लोग बहुत पसंद हैं। लेकिन हाँ, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव शैली है, जो काम करने का तरीका है, वो योगी आदित्यनाथ जी का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे लगता है पिछले कुछ वर्षों में जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो काम हुआ है, हम्म, वो अभूतपूर्व हुआ है। हम्म। कोई एक चीज़ जो अखिलेश यादव में बहुत अच्छी है? जिस व्यक्ति का फादर चीफ मिनिस्टर रहा हो और उसके बावजूद उस व्यक्ति के अंदर घमंड ना आया हो, वो उनके अंदर है। बीजेपी और कांग्रेस अगर दोनों पार्टी से आपको टिकट मिले, कौन सा होल्ड करना चाहेंगे? डिपेंड करता है कि उस वक्त पार्टी को कौन लीड कर रहा है। पार्टी का सुपेरियर लीडर कौन है? तो कांग्रेस में कौन ऐसे सुपेरियर लीडर आप देखते हो कि अगर वो हो तो मैं कांग्रेस का ऑप्शन ले सकता हूँ? अगर मोदी जी कांग्रेस को लीड करें तो मतलब समझ में आता है कि मोदी जी बीजेपी में है तो बीजेपी, ऐसा? बिल्कुल। हम्म, योगी जी को आप आउट ऑफ 10 कितना रेटिंग देना चाहेंगे एज अ सीएम? 10। 10 out of 10। आपके लिए आईएएस में रह करके आपने ज़्यादा एंजॉय किया या अभी एक्टर में होकर के? मैं ज़िंदगी का हर एक मोमेंट को उतना ही एंजॉय करता हूँ जितना मैं अभी एंजॉय कर रहा हूँ, और जितना मैं अभी इसके बाद जाऊँगा जिस इवेंट में, वो बराबर ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कोई एक अलग मोमेंट मैं ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। मैं ज़िंदगी के हर एक सांस को, हर एक लम्हे को वैसा ही एंजॉय करता हूँ जैसा किसी भी अगले लम्हे को करूँगा। आईएएस की पावर ज़्यादा अट्रैक्ट करती है या बॉलीवुड का ग्लैमर? क्या पसंद है ज़्यादा? आईएएस में कोई ऐसी पावर नहीं है जो लोगों को लगती है कि है। क्या बात आप कर रहे हैं? बिल्कुल एज एज एन आईएएस ऑफिसर, आप पावर की जो डेफिनेशन है ना कि आपका इन्फ्लुएंस बियॉन्ड योर अथॉरिटी हो। जैसे कि अगर आपको कुछ मिला हो करने को, हम्म, आप उसके अलावा अगर और ज़्यादा आपके पास इन्फ्लुएंस है, उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आप कमांड करते हो, तो फिर पावर है। हम्म, वैसा नहीं है आईएएस के पास। अगर आप किसी भी ऑफिसर को देखेंगे तो जो उसका स्फीयर ऑफ अथॉरिटी है उससे बाहर वो
इन्फ्लुएंस नहीं कमांड करता, जितना उसके पास अधिकार दिया गया है उसी स्फीयर में वो काम कर सकते हैं। तो अगर आपको उतना अधिकार मिला, आपने उतना ही काम किया, तो फिर पावर क्या है? वो तो अथॉरिटी है जो कि आपको ऊपर से मिली हुई है। पावर तो ये है कि अगर आपके कहने पे लाखों लोग मूव कर जाएं या कुछ भी कर दें, उसको मैं समझता हूँ कि वो वो है इन्फ्लुएंशियल पावर हो गया, पावर। पावर ही वही और है। वो पोजिशनल पावर नहीं है, वो आदमी क्रिएट करता है, हम्म। जो मुझे लगता है अभी आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो या कर चुके हो। मैं पावर क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ अच्छे से। लेकिन दबदबा तो बन गया है। नहीं, ये मैं एक्चुअली इसमें विश्वास भी नहीं रखता कि मुझे कभी दबदबा बनाना भी है, और न ही मुझे ये चीज़ अट्रैक्ट करती है कि ऐसा हो, और ना मैं इस शब्द को कभी अपने साथ एसोसिएट करता हूँ। मैं बिल्कुल उस तरफ मैंने कभी सोचा भी नहीं है। बॉलीवुड या फिर साउथ सिनेमा, ज़्यादा क्या पसंद है? काम करने का मौका मिले तो कहाँ काम करना चाहेंगे? दोनों जगह, दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। पावर वर्सेस मनी, क्या ज़्यादा पसंद है? सी मैंने एक्चुअली कभी ऐसा देखा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना काम करते रहें, और काम करने में जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, जो एक लोगों के बीच में जो आपको अच्छा फील होगा जाकर के कुछ करके, उससे ऊपर की अनुभूति नहीं है। तो अब मनी और पावर ना, ये सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये अपने आप आते हैं। जैसे आप ना मनी को डायरेक्टली अगर परस्यू करेंगे तो कभी पैसा आपके पास नहीं आएगा। पावर को डायरेक्टली परस्यू करेंगे तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। आपको कुछ करना पड़ेगा, तो आप कुछ करना पड़ेगा, उसका बाय प्रोडक्ट मनी या पावर या पैसा बनेगा। पावर या पैसा बनेगा। जैसे आप डायरेक्टली खुशी को नहीं परस्यू कर सकते। जैसे मैं आपसे बोलूं खुश हो जाओ, नहीं हो सकते यार। आपको कुछ करना पड़ेगा जो चीज़ आपको खुशी दे। तो उसी तरीके से कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से पावर अपने आप आएगी साथ में। उसी वजह से, उसी तरीके से कुछ करना पड़ेगा जिसका बाय प्रोडक्ट पैसा होगा। लेकिन वो कर लेने के बाद ज़्यादा, अगर मनी वर्सेस पावर कहें तो ज़्यादा क्या अट्रैक्ट करता है? एक्चुअली दोनों ही एक ही चीज़ है, अलग अलग फॉर्म में है, सिर्फ देखने का नज़रिया अलग है। जिसके पास पावर है उसके पास पैसा भी है। लेकिन पैसे वालों के पास पावर होगा। जिसके पास पैसा है उसके पास पावर भी है। शायद लोगों की निगाह में नहीं, क्योंकि दिखता नहीं है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जब तक इस्तेमाल ना हो तब तक नहीं दिखाई देती। तो पावर अगर इस्तेमाल होगी तो उसके साथ पैसा आ जाएगा, पैसा इस्तेमाल होगा तो पावर आ जाएगी। क्या सोशल मीडिया फेम या ग्राउंड पॉपुलैरिटी, क्या पसंद है ज़्यादा? सोशल मीडिया जो है, जब तक आपने सच में कुछ नहीं किया है लाइफ में, सोशल मीडिया पे आप कुछ भी प्रोजेक्ट कर दो, उसका कोई मायने नहीं है। तो लाइफ को धरातल पे ही जीना चाहिए। और सोशल मीडिया चूंकि आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, लोग क्या सोचते हैं वो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, आप कितने पॉपुलर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे वो आपके हाथ में नहीं है। तो अगर आपको एक ऐसी ज़िंदगी जीनी है जो आपके कंट्रोल में है, तो आप ज़िंदगी ज़मीन पे जिएंगे तो ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी ज़िंदगी रहेगी। राम गोपाल वर्मा वर्सेस करण जौहर, किसकी फिल्म मेकिंग स्टाइल ज़्यादा पसंद है आपको? दोनों की बहुत ज़बरदस्त है। एक व्यक्ति ने
एक अमीर आदमी कैसे प्यार करता है, एक अमीर घर कैसा होता है, एक एस्पिरेशन खड़ी कर दी सबकी ज़िंदगी में। और वहीं पे उसी टाइम में एक व्यक्ति ने एक ऐसी नॉर्मल लोकेशन पे शूट करके अननोन एक्टर्स के साथ, अननोन चेहरों के साथ शूट करके सिर्फ कहानी का नरेशन मैं इतना इंटरेस्टिंग करूँगा कि उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पीछे गंदी चौल दिख रही है या क्या दिख रहा है, और मेरी फिल्में उतनी चल जाएंगी जितनी कि एक ग्लैमर के परिदृश्य में बनाई हुई फिल्में हैं। दोनों की कमाल है। दिल्ली वर्सेस मुंबई, रहना कहाँ पसंद है ज़्यादा? परमानेंटली सेटल करना हो ना हो तो कहाँ होंगे? मैं हमेशा कहता हूँ मैंने पृथ्वी पे जन्म लिया है और पृथ्वी मेरा घर है। मैं नहीं मानता कि सिर्फ एक जगह ही हमें रहना चाहिए। हम जब पृथ्वी पे जन्म लिए तो हमें पूरी पृथ्वी को एक्सप्लोर करना चाहिए। कोई प्रेफरेंस होगी, दिल्ली ज़्यादा या मुंबई ज़्यादा? सब कुछ आपको सब कुछ एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, क्यों ही एक जगह सेटल होना है। हाँ। ठीक है। अगर पॉलिटिक्स में आए तो एमपी बन के रहना चाहेंगे या सीएम या सेंट्रल मिनिस्टर? सब कुछ रहेंगे, सबको एक्सप्लोर करना है। सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। आपकी अगर बायोपिक बनती है तो उस बायोपिक में हीरो किसको देखना चाहेंगे? अपने आप को ही। हम मेरे को अच्छा, खुद ही करेंगे? मुझसे अच्छा कौन पोर्ट्रे कर सकता है। डायरेक्टर कौन चाहेंगे, कौन होना चाहिए उसका? डायरेक्टर भी मैं ही रहूँगा। तब तो फिल्म सुपर हिट नहीं होगी ना, होगी क्या? आपका डायरेक्शन का अनुभव है क्या? नहीं, डायरेक्शन का कोई अनुभव नहीं है मेरा। अच्छा, तो अपनी बायोपिक के साथ रिस्क लेना चाहेंगे? नहीं, मैं पहली चीज़ तो मैं अपनी बायोपिक खुद ही जी रहा हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि मैं कभी बनाऊँगा। लेकिन अगर बनेगी तो फिर मैं ही बनाऊँगा। नेटफ्लिक्स वर्सेस अमेजॉन प्राइम, वेब सीरीज डील किसके साथ करना चाहेंगे? नेटफ्लिक्स। क्यों? नेटफ्लिक्स में मेरा पहला शो आया और मुझे एक इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ। आईएएस का यूनिफॉर्म, फिल्मों का कॉस्ट्यूम, क्या ज़्यादा पसंद था या है? देखिए, आईएएस ना मेरी ज़िंदगी का एक, आप ये कहें उसकी वजह से ही जीवन में मैंने इतना कुछ सीखा और इतना कुछ करने का मौका मिला। तो एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट है मुझे आईएएस से। और फिल्मों में अभी काम कर रहा हूँ तो जाहिर है कि उसके बाद जो रोज़ी रोटी चल रही है वो उसी से चल रही है, तो वही बहुत अच्छा लगता है। दोबारा आईएएस बनने का मौका मिले, वापस ज्वाइन करने का मौका मिले, करना चाहेंगे? मैं अब आगे बढ़ना चाहूँगा और ज़िंदगी में बहुत कुछ करने को है। और मैं हमेशा यंगस्टर्स से भी कहता हूँ कि आप लोग भी इतना वक्त मत बर्बाद करो सिविल सर्विसेज की तैयारी में। बहुत ढेर सारे लोग आप देखेंगे, हर साल 20 लाख लोग करीब बैठते हैं और मुश्किल से 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है। इतने ढेर सारे लोग मायूस होकर के चले जाते हैं और बहुत से लोग बार बार ट्राई करते रहते हैं। बहुत सी संभावनाएं हैं ज़िंदगी में, संभावनाएं अनंत हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो अपनी संभावनाओं को सीमित ना करें और आगे बढ़ते रहें। आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, बहुत कुछ मिलेगा ज़िंदगी में। कौन से बॉलीवुड एक्टर के साथ फिल्म में काम करना चाहेंगे जो आपके लिए ड्रीम हो? सभी लोग, शाहरुख खान जी हैं, सलमान खान जी हैं, आमिर खान है, किसी के भी साथ काम करने का मौका मिले। शाहरुख वर्सेस सलमान वर्सेस आमिर? शाहरुख। क्यों? उनको मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत उनके बारे में एक तरीके से जब से मैंने होश संभाला है, उनके इंटरव्यूज़ बहुत पढ़े हैं, तो एक अलग तरीके का इमोशनल अटैचमेंट है उनसे। एक्टिंग वाइज कौन ज़्यादा बेहतर है, शाहरुख, सलमान या आमिर? वो
मेरी हैसियत नहीं है कि मैं किसी के जज बारे कर में पाए, कुछ कह सकूं। हाँ, लेकिन एज अ पब्लिक, एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस, मैं तब भी नहीं है। कौन ज़्यादा सबसे करीब है तीनों में? शाहरुख, सलमान, आमिर में आपके? नहीं, तीनों लोग ही। ठीक है। आपने लेकिन बहुत सारे डिप्लोमेटिक टाइप आंसर करे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों में दोनों पक्षों को पकड़ के रखा है आपने, किसी एक को नहीं पकड़ा। नहीं, मैंने तो बेबाकी से आंसर किए, डिप्लोमेटिक आपको लग रहा है। ठीक है, तो मज़ा आया आपसे बात करके मुझे। बहुत सारे मुद्दे हमने कवर कर लिए एक ही पॉडकास्ट में, पर्सनल पर भी, लाइफ पर भी, पॉलिटिकल भी बात कर लिया आपने। मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू आपका यहाँ थैंक यू, आने के लिए। थैंक यू।